सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें कि हम रॉक्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, ये आपका जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें जो रॉक टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आए हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लें कि है क्या। ठीक है, और कल आप लोगों की सीजीएल की आंसर की आ चुकी है और काफ़ी लोग अभी भी आई थिंक नहीं देख पा रहे हैं अपनी आंसर की को। रीज़न बीइंग कि शायद आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे। एक बार आप लैपटॉप से ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों के साथ ये क्वेरी आ रही है कि वो अभी तक अपना नहीं देख पाए हैं। ठीक है, आंसर की। बाकी उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे पास ढेरों मैसेजेस आए थे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। ठीक है, सबके तो नहीं कर सकता बिकॉज फाइनल नहीं है रिजल्ट अभी, ऑब्वियस बात है। मेन तो है मेंस में किसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, बिकॉज अभी तो भाई ठीक है आपने क्लियर कर लिया, वही इनफ है। मेंस में आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो मैटर करता है। बट फिर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 35, 36 इस तरह के भी स्कोर्स लाए, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया स्कोर माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू जीके। ऑल राइट सर, 20 रुपये दोगे तो एक क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, हम 20 रुपये दें? 141, 145 है। ओके भाई, जिनका भी 140 प्लस है जनरल कैटेगरी में, तो मेंस का प्रिपरेशन करते रहें जब तक कि उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, 146 ओबीसी सेफ। यस, मेरे हिसाब से तो सेफ है ओबीसी में 146। स्टार्ट करें फिर, एक बार कंफर्म करेंगे सर। ऑल सर क्वेश्चन आंसर शो, क्या चीज़ शो नहीं हो रहा? कहाँ पे शो नहीं हो रहा है? अच्छा, आंसर की में क्यूपर बेल्ट के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ये सोलर सिस्टम का क्लास नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्यूपर बेल्ट के बारे में बता दीजिए। क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के बियॉन्ड एक एस्टेरॉयड की बेल्ट है, जहाँ पे छोटे 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 बड़े 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 पत्थर हैं जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड जो है उसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ऐसी हमारी एक और एस्टेरॉयड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक, रॉक्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रॉक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा रॉक्स। सो द रॉक इज हियर। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है रॉक का, दैट इज इग्नियस रॉक, चट्टान। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में पढ़ने वाला, तो सबसे पहला जो टाइप है रॉक्स का, दैट इज इग्नियस रॉक। कैसे बनता है इग्नियस रॉक? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं, और रॉक की एज को कैसे निकालते हैं, ये आपको जल्दी से बताना है। तो अगर हम स्टडी की अगर बात करें तो, या फिर वो साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। ठीक है, और एज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड का। ठीक है, कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग यहाँ पे मेथड हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एज ऑफ रॉक। नाउ डिफरेंट टाइप्स के रॉक हम पढ़ेंगे। हमारी मेनली 3 टाइप्स की रॉक होती हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स की रॉक हैं? टाइप्स कितने हैं? 3 हैं। उसमें से जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है, दैट इज इग्नियस रॉक, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टान। यहाँ पे जो इग्नियस रॉक में जो इग्निस टर्म है ना, ये एक लैटिन टर्म है, इग्निस से लिया गया इग्नियस है, जिसका मतलब होता है फायर, आग। अब समझिए बनती कैसे है, वो तुमने देख लिया है राइट साइड में उतनी देर से ये जो यहाँ पे वीडियो चल रहा है, कि अंदर ये भरा हुआ है मैग्मा। जरा कमेंट में बताएंगे किस लेयर में भरा होता है मैग्मा या फिर लावा। जब ये बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। तो जब ये अंदर से ऐसे निकलेगा क्या मैग्मा, ये देखिए निकला निकला निकला, और यहाँ पे क्या होगा? फैल जाएगा ये। और जब फैल जाएगा ये, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो यही बन जाएगी इग्नियस रॉक। लेकिन ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इग्नियस रॉक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैग्मा बाहर आके ही सॉलिडिफाई करेगा। हो सकता है मैग्मा अपने चैम्बर में ही सॉलिडिफाई कर जाए। यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स होंगे, ऐसा तो नहीं पाइप डला हुआ है कोई और पाइप से सीधे निकल आया। बहुत सारे यहाँ पे क्रैक्स होंगे, उन क्रैक्स में भर जाएगा,
तो जो अंदर की रॉक बन जाएगी उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, जो अंदर ही अंदर बन गई है, जो क्रिस्टल सरफेस में बन गई है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बन गई है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव को ही हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट तरह के क्रैक्स हैं, आपको ब्लर दिख रहा होगा काफ़ी, ठीक है, आपकी वीडियो की क्वालिटी सही है, ये इमेज ही ब्लर है और उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ब्लर है मतलब जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा उस पर आपको ध्यान देना है। मैं खुद यहाँ पे अभी इसको प्लॉट करने वाला हूँ क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक आप समझ गए। क्या हमने पढ़ा रॉक के बारे में, स्टडी क्या बोलते हैं, एज कैसे निकालते हैं। 3 तरह की रॉक होती हैं। पहली हमने पढ़ना स्टार्ट किया इग्निस, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इसमें इग्निस का नाम फायर होता है। फायर मतलब ये जो मैग्मा है जब बाहर निकलता है और जब जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। अगर बाहर आके सॉलिडिफाई कर रहा है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और अगर अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जा रहा है, बिकॉज ऐसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि सीधा यहाँ से निकला और बाहर निकला जम गया। भाई यहाँ पे भी तो क्रैक्स होगा। किस तरह का क्रैक है, किस तरह का क्रैक है, उस तरह का लैंडफॉर्म बन जाएगा। लैंडफॉर्म मतलब किस तरह की भू आकृति बन रही है। जैसे कि ये मैग्मा चैम्बर है, और ये क्या है जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये कहाँ भरा हुआ है, ये है आपकी लेयर कौन सी, एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस का मतलब क्या होता है ये बताना जरा कमेंट में, और एस्थेनोस्फीयर किस पर्टिकुलर अर्थ की लेयर का पार्ट होता है ये। तो यहाँ पे अगर रॉक, ये जो मैग्मा है अपने चैम्बर में ही जम जाए ये, तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, अगर अपने चैम्बर, मैग्मा चैम्बर में ही वो जम जाए तो ये इस तरह का आपको एक रिलीफ फीचर देखने को मिलेगा, लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। ये निकला और यहाँ पे इस तरह का सॉसर शेप, किस तरह का ये शेप, ये शेप है, इसको बोलते हैं सॉसर शेप, जिस तरह सॉसर होता है। जो कॉनकेव आप देख रहे हैं ना, कॉनकेव आपको पता होगा, इस तरह से कॉनकेव हमारे मिरर होते हैं, तो कॉनकेव शेप का, सॉसर शेप का ये, और इसको बोलते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ बोलते हैं। अगर सवाल बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बनते, मैं बता दूं ये पर्टिकुलर टॉपिक कि अंदर जो लैंडफॉर्म बनता है उसका नाम क्या होता है, लेकिन कभी कभी बन जाता है, तो हम उतना ही टाइम यहाँ पे लगाएंगे, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या, वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, और मैं खुद उतना ही वहाँ पे समय देने वाला हूँ। तो ये बस ध्यान रखना है, मैं कीवर्ड इसीलिए बताता चल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि अगर बैथोलिथ के बारे में वो कभी पूछेगा तो मैग्मा चैम्बर पक्का कीवर्ड में होगा, अगर लोपोलिथ के बारे में पूछेगा तो पक्का सॉसर शेप या फिर कॉनकेव बॉडी करके ऑप्शन में, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें कीवर्ड होगा। और ये क्या है, ये फैकोलिथ है। फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ में एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन बनते हैं। ये जो उठा हुआ भाग है ये एंटीक्लाइन है, ये एंटीक्लाइन है ये, और ये सिनक्लाइन जो नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। जहाँ पे अगर ये पूछेगा तो कीवर्ड में पक्का होगा वेवी मास ऑफ रॉक, ये पक्का आपको देखने को मिलेगा, वेवी मास ऑफ रॉक या फिर एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन होता है ये, सिनक्लाइन होता है ये, ठीक है। वेवी मतलब वेव जैसे नहीं होती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन वैसे होता है फैकोलिथ। ऐसे याद कर लो कि किसी ने फेंका किसी चीज़ को तो वो वेव बन गई, किसी ने किसी चीज़ को फेंका तो वो वेव बन गई, ठीक है। देन ऊपर और आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह की, बस ऐसे समझ लो तुम, छोड़ो, जब भी एकदम ऐसे बन जाए रॉक आके एकदम हॉरिजॉन्टल तो इसको बोलते हैं सिल, ठीक है, और एकदम खड़ी ऐसे बन जाए वर्टिकल टाइप तो उसको बोलते हैं डाइक, ठीक है। तो अगर सिल पूछेगा तो पक्का 100% कीवर्ड होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लैंड मास या फिर हॉरिजॉन्टल रॉक। और अगर डाइक पूछेगा तो पक्का कीवर्ड में वर्टिकल होगा, यानी वर्टिकली अगर जम जाए और रॉक बन जाए तो वो डाइक कहलाता है। याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे जैसे कि पता नहीं आपके यहाँ पे बोलते थे कि नहीं, लेकिन हमारे गाँव में जैसे दादी लोग अभी भी मतलब बोलते ही है, ऐसे चटनी वटनी नहीं पीसते थे, इसमें ऐसे होता था, और इसको हमारे यहाँ सिल बोलते हैं, सिल, और ऐसे लोढ़ा होता है। अब पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको लोढ़ा बोला जाता है। इस तरह से जो होता है जिससे पीसा जाता है और जिसमें पीसा जाता है उसको सिल बोलते हैं। तो भाई सिल क्या है, सिल लिटा के ही रखी जाती है तभी तो चटनी बना पाओगे, फिर कुछ भी बना पाओगे सिल में, तो उसको हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। तो सिल इज़ हॉरिजॉन्टल, और दूसरा वाला डाइक जो इसका भाई है वो वर्टिकल हो जाएगा, खत्म। एक होता है लैको, ये हो गया लोपो। लोपो क्या है, लोलो टाइप है ये, मतलब सॉसर शेप है। और लैको क्या है, लैको है ऐसा, लैको इज लाइक मिनी बैथोलिथ, लैको इज लाइक मिनी बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या, जहां था मैग्मा वहीं जम गया। यहाँ पे क्या है, एक पाइप सा था, उससे ऊपर गया, ठीक है, और वहीं और फिर जम गया वो। तो यहाँ क्या कीवर्ड होगा, किसमें, लैकोलिथ में। लैकोलिथ में होगा
कि कनेक्टेड बाई अ पाइप, 100% ये कीवर्ड होगा, कनेक्टेड बाई अ पाइप। देख लो ये जो दिख रहा है ये पाइप ही तो है, ये पाइप है, तो इट इज़ कनेक्टेड बाई ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, गब्रू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, याद हो जाएगा आपको। अब कमेंट बताना कि ग्रेनाइट और बसाल्ट के बारे में कल पढ़े थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट जब बता रहे थे तब। तो बताओ कौन सा ओशनिक क्रस्ट किस रॉक से बना हुआ है और किस रॉक से आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना हुआ है, और किसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ये भी कमेंट बताना, ठीक। और यहाँ मैंने पूछा था एस्थेनोस का मतलब क्या होता है, तो एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, है ना, वीक लेयर। तो GC कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये, ठीक है। और बसाल्ट, सॉल्ट मतलब कहाँ होता है, ओशन में, तो ओशनिक क्रस्ट हो गया ये चीज़, ठीक है। और क्या पूछा था मैंने, हाँ, थिकर कौन होता है, कॉन्टिनेंट वाला थिक होता है, ओशन वाला थिन होता है, लेकिन ओशन वाला डेंसर होता है ये। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैकेनिकली फॉर्म्ड, इसके एग्जाम्पल्स पूछेगा कौन कौन सी मैकेनिकली फॉर्म्ड है। तो पहले तो ध्यान रख लेना, चाहे मैकेनिकली फॉर्म्ड पूछ ले, चाहे केमिकली, चाहे ऑर्गेनिकली, तीनों में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। यानी लाइमस्टोन जो है तीनों में है, मैकेनिकली में भी, केमिकली में भी और ऑर्गेनिकली में भी है, लाइमस्टोन तीनों में है। यहाँ पे आपको सैंडस्टोन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्टोन जहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये एग्जाम्पल है ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमने इसको 3 पार्ट से, ये मतलब 3 तरह से ये बन सकता है, मैकेनिकली बना है, यानी कि मैकेनिकल का मतलब है कि आपस में कॉम्पैक्ट, देखिए आपस में लिथीफैक्शन तो होगा ही, केमिकल्स का रोल अगर आ गया तो केमिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली प्लांट्स वगैरह भी उसमें रोल में आ गए, या फिर हमारे कुछ जो फौना है वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। और अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन जनरल ऐसे बन रहा है, तो मैकेनिकली फॉर्म। तो सैंडस्टोन, ठीक है। पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि सर इसमें सेडिमेंट्री कौन है, इग्नियस कौन है और मेटामॉर्फिक कौन है, वही आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक के 3 तरह होते हैं, मैकेनिकली और केमिकली, ऑर्गेनिकली। फिर अगर आप एक लेवल और डेप्थ में घुसेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकली, केमिकली, ऑर्गेनिकली के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिकली। पहले तो तुम्हें यही याद रखना है कि ये सेडिमेंट्री है, ये इग्नियस है, ये मेटामॉर्फिक है, ठीक है। CDS जैसे पेपर में या फिर CAPF जैसे पेपर में ये थोड़ा सा और डेप्थ में घुस जाता है कि मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली, ऑर्गेनिकली। तो मैं इसलिए नहीं ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि SSC में भी घुस सकता है और 1-2 बार घुसा भी है, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, और आपका शेल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट। केमिकली फॉर्म्ड की अगर बात करेंगे तो लाइमस्टोन तो आ ही जाएगा, इसके अलावा चर्ट आ जाएगा आपका, एक चर्ट, हेलाइट और पोटाश। फिर अगर बात करें ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में चॉक आ जाएगा आपका, कोल आ जाएगा और लाइमस्टोन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे, इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें हिंदी में, या फिर रूपांतरित, कायांतरित या फिर रूपांतरित। नाम से ही हमें देखो पता चल रहा है, रूपांतरित, रूप बदल रहा है, इसका जो रूप है वो बदल रहा है, यानी कि इसमें हो रहा है मेटामॉर्फोसिस। जैसे इग्नियस रॉक में इग्निस का मतलब था फायर, वैसे मेटामॉर्फिक में मेटामॉर्फोसिस वर्ड से आया है ये। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, यानी जब किसी चट्टान का फॉर्म चेंज हो जाता है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती है। सेडिमेंट्री कैसे बनती है, जब कोई रॉक टूट फूट जाती है, उसके अवसाद बन जाते हैं, तो अवसाद एक जगह मिल जाते हैं, हवा पानी सब लोग लेके आते हैं, और एक जगह कंपैक्शन हो जाता है जिसको लिथीफैक्शन बोलते हैं, और क्या बन जाता है, और हमारा बन जाता है सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक कैसे बनेगा, कोई भी जब रॉक, कोई भी चट्टान, जब उसका फॉर्म चेंज हो जाए। फॉर्म कैसे चेंज हो सकता है, जब उसमें PVT चेंजेस हों। PVT चेंजेस का मतलब क्या है, प्रेशर या तो चेंज हो, या वॉल्यूम चेंज हो, या फिर टेम्परेचर का चेंज हो, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अगर ये चीज़ें हो तो यह कैसे हो सकता है वो दिखाते हैं। जैसे कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो एक इसका एग्जांपल होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। यानी कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में आपको इतना लंबा सब चौड़ा याद करके नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड विदाउट केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है।
अभी आप समझते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ अभी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अभी मैं डाउट ले नहीं रहा हूँ, अभी आपका सारा चीज़ें मैं क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉक जो है केमिकली नहीं बल्कि अगर हम देखें तो मैकेनिकली फॉर्म हो रही हैं, यानी कि नो केमिकल चेंज बट आपका मैकेनिकल चेंज। यूजुअली लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये फॉर्म होती हैं। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के भी दो तरह होते हैं, दो टाइप होते हैं, जिनको कि एक को तो आई थिंक हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट, हाँ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। एक होता है आपका कॉन्टैक्ट वाला और एक नाम एकदम से भी दिमाग से जा रहा है, एक कॉन्टैक्ट होता है और एक रीजनल होता है, हाँ कॉन्टैक्ट और रीजनल। अब ध्यान से समझना कि मेटामॉर्फिक बनती कैसे है, ठीक है। मैंने बोला पीवीटी चेंजेस होते हैं तो बनती है। टेम्परेचर चेंज कैसे होता है तुम्हें दिखाते हैं अभी। यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, यहाँ पे जो चट्टान होगी ना इसके अगल बगल में, इसके अगल बगल में, इसके अगल बगल में, एकदम बगल में, ठीक है। क्या होगा इसके साथ, ये जो सफ़ेद सफ़ेद ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या होगा इस रॉक के साथ, बहुत भयंकर गर्म हो जाएगी, एकदम से बहुत भयंकर गर्म हो जाएगी। एकदम से टेम्परेचर का चेंज हो गया, किसकी वजह से हुआ, मैग्मा के कांटेक्ट में आने की वजह से हुआ। तो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ और ये रॉक कौन सी बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक। क्यों, टेम्परेचर चेंज हुआ। और एग्जाम्पल देते हैं इसका रीजनल मेटामॉर्फिज्म का। रीजनल वो तब होता है जब बहुत भयंकर प्रेशर एकदम से चेंज हो। कैसे, मान लेते हैं ये एक प्लेट है, टेक्टोनिकल पढ़ाया था ना, टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें प्लेट का हमने कितनी तरह की प्लेट मूवमेंट पढ़े थे, जरा कमेंट बताइए। तो हमने उसमें से एक प्लेट में का मूवमेंट पढ़ा था कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी दोनों आपस में एक के तरफ, मतलब दोनों आपस में पास पास आ रही हैं। तो दोनों जब पास पास आएंगी तो यहाँ पे जब दोनों मिलेंगी तो बहुत भयंकर प्रेशर लगेगा बीच में। तो जो बीच की जो रॉक है, क्योंकि बहुत भयंकर प्रेशर लग रहा है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाएंगी। समझ में है कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बन रही हैं, क्या कॉन्टैक्ट और क्या रीजनल होता है। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि याद कैसे रखना है। तुम याद बस यही रखो जो इस स्लाइड में रखा हुआ है कि ये चेंज इन फॉर्म की वजह से बनती हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पीवीटी, बस याद कर लो इसके चेंज कैसे बनती हैं। ये जो हम तुमको राम गाथा सुनाएं सो दैट तुमको समझ आ जाए, इसलिए सुनाए। क्या सर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स याद रखने, कॉन्टैक्ट रीजनल, कभी सवाल नहीं पूछा इससे, मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म थोड़ा सा ध्यान रखना कि केमिकल चेंज नहीं, मैकेनिकल डिसरप्शन की वजह से कोई रॉक बनती है तो उसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और थर्मल वही होता है, मटेरियल्स ऑफ रॉक केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। रिक्रिस्टलाइजेशन अगर आपसे कभी टर्म पूछ ले किस तरह की रॉक से एसोसिएटेड है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड टर्म है आपका मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। रिक्रिस्टलाइज का मतलब होता है वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, फिर से क्रिस्टलाइज कर रहा है। वही तो होता ही मेटामॉर्फिज्म है, जहाँ पे रॉक अपना फॉर्म चेंज करता है, इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये। अब रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये इग्नियस रॉक हैं। तो क्या आपको पता है क्या कि जो ग्नाइस रॉक है ग्रेनाइट से बनती है। हाँ जी, जो ग्रेनाइट रॉक है, जो इग्नियस रॉक है, इस पे जब हम पीवीटी चेंजेस करवा दें बहुत ज़्यादा तो ये इग्नियस रॉक बदल जाएगी मेटामॉर्फिक में, ये बदल जाएगी मेटामॉर्फिक में, ठीक है। ये किस में बदल जाएगी, मेटामॉर्फिक में। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर हम लाइमस्टोन क्या थी, लाइमस्टोन तो सर सेडिमेंट्री रॉक थी, इसमें अगर हम चेंज करवा दें पीवीटी चेंज तो ये मार्बल बन जाएगी, ठीक। अगर मान लेते हैं सैंडस्टोन किस तरह की रॉक थी, सेडिमेंट्री, इसमें अगर हम पीवीटी चेंजेस करवा दें तो ये क्वार्ट्जाइट बन जाएगी। तो मार्बल, ग्नाइस, क्वार्ट्जाइट, ये ध्यान रखना क्वार्ट्जाइट है, ये क्वार्ट्ज नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्वार्ट्ज इज पहली बात तो नॉट अ रॉक, सो व्हाट इज इट, इट इज अ मिनरल। ये एक मिनरल है और ये जो मिनरल है ये मोस्टली हमें इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलता है। मोस्टली इग्नियस में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम वगैरह होता है, तो ग्रेनेटिक कंपोजिशन होता है। ग्रेनाइट हमारी एक इग्नियस रॉक है। समझ में आया एक बात कि पहली बात तो क्वार्ट्ज रॉक नहीं है, क्वार्ट्जाइट रॉक है, ये एक मिनरल है क्वार्ट्ज। अभी आई थिंक जेई वाला पेपर हुआ था ना इसी बार का, इसी साल का ही, उसमें क्वेश्चन पूछा था। अब एक तो यार, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्वार्ट्ज जो है आपकी ये एक मिनरल है, ना कि रॉक है। क्लियर हो गया।
तो ये अब इसमें कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं? मार्बल, ग्नाइस, क्वार्ट। ये 1000 रुपये किसने भेजे हैं भाई? सर मैंने 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में CGL दिया था और 67 अटेम्प्ट ये, जिसमें 64 के लिए मैं श्योर था। 3 गेस की ST से हूँ तो प्री क्लियर होगा, इतना मैं श्योर था। मेंस का पढ़ने लग रहा था, बट सर आज आंसर की आई जिसने 0 अटेम्प्ट और 0 मार्क्स शो हो रहा है। 0 मार्क्स और 0 अटेम्प्ट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपेश जी, क्या बफरिंग हो रहा है क्या? क्या बफर हुआ है क्या? कहाँ पे बफरिंग हुआ है जरा एक बार बता दो प्लीज़, एक बार बता दीजिए कहाँ पे बफरिंग हुआ था। आई थिंक इसीलिए किसी का कॉल आया था, क्योंकि बफरिंग हुआ था आई थिंक। गुरुजी बफरिंग मैग्मा जो जाम रही थी उसके बाद से, एक बार बता दो मुझे फिर से कहाँ पे बफरिंग हुआ था। दीपेश जी अब तो एक बार आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर मैसेज करिएगा 8840286735 है ना, व्हाट्सएप करिएगा इस पर एक बार, ठीक है। और आपका जो आखिरी मैसेज होना चाहिए वो दीपेश मीना लिखा हुआ होना चाहिए उस पर आखिरी मैसेज पे, सो दैट मैं समझ जाऊँ। और कहाँ से, एक बार मुझे बता दो कहाँ से हुआ था बफरिंग, कितनी देर का हुआ था? फिर तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। मैसेज होना चाहिए वो दीपेश मीना लिख, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, यहाँ पे जो चट्टान होगी ना इसके अगल बगल में लेकोलिथ के बाद रिपीट करना है। प्लीज़ यार कोई एक बंदा मुझे क्लियरली ये लिख के बता दो, एक कीवर्ड मत लिखो, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ कहाँ तक पढ़ाऊँ ये मुझे पता तो होना चाहिए। सर लोकोलिथ रिपीट कर दीजिए 5 मिनट के लिए। मैग्मा कनेक्टेड विद पाइप वाला से बफ हुआ था। ओके 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 ठीक है। तो लोकोलिथ में मैंने ये पढ़ाया था आपको, और आप ये बता दीजिए मुझे एक बार कि कहाँ से बफरिंग के बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बस इतनी 2 चीज़ मुझे बता दिया करो, कहाँ से हुआ था और कहाँ से बफरिंग के बाद शुरू हो गया था, तो मैं उसी बीच का बता दूँ कहाँ से शुरू हो गया था, कहाँ से आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया था फिर से। तो लेकोलिथ में मैंने ये बताया था कि ये मिनी बैथोलिथ है, बैथोलिथ का छोटा भाई है। कैसे? बैथोलिथ क्या है? जहाँ पे मैग्मा जाम हो जाए, मैग्मा अगर सॉलिडिफाई हो जाए, मैग्मा कहीं पे एकदम से जम जाए जहाँ से निकलता है, तो बैथोलिथ। अगर वो पाइप से एक कनेक्टेड है और उसका बेस लेवल बेस है, ठीक है, उसका लेवल बेस है और वहाँ पर आके जम जाए तो उसको लेकोलिथ बोलते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिलेगा कनेक्टेड बाय अ पाइप। फिर मैंने बताया सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक से स्टार्ट हुआ था, बफरिंग के बाद सेडिमेंट्री स्टार्टिंग तक। चलो मैं बस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, रुक जाओ। लेकोलिथ तो मेटामॉर्फिक, ठीक है। फिर मैंने सेडिमेंट्री रॉक बताया। सेडिमेंट्री रॉक को बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसाद से मिलके बनती है ना, तो अवसादी चट्टान बोलते हैं इसको। सेडिमेंट्स से मिलके बनती है। सेडिमेंट्स क्या होता है? देखो, तो कोई भी जब हमारी रॉक होती है, कोई भी रॉक, यहाँ तक कि ये खुद अगर ये टूट जाए, या फिर कोई भी रॉक जब टूट जाए, और वो टूटेगी कैसे? डेन्यूडेशनल एजेंट। अगले लेक्चर जो मंडे को होगा उसमें बताऊंगा डेन्यूडेशनल एजेंट क्या होते हैं। ऐसे समझ लो, जो तोड़ फोड़ मचाते हैं एजेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि वेदरिंग, जैसे आपने सुना होगा, नहीं सुना तो वैसे समझ लो कि किसी कारणवश रॉक आपकी टूट गई डेन्यूडेशनल एजेंट की वजह से, और वो फ्रैगमेंट में यानी छोटे छोटे पत्थर में तब्दील हो गई। वो फ्रैगमेंट अब ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन करेगा? एक्सोजेनस एजेंट्स। एक्सोजेनस एजेंट्स जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये भी पढ़ेंगे एक्सोजेनस एजेंट मंडे वाली क्लास में, लेकिन अभी के लिए क्या होते हैं? जैसे हवा हो गया, रिवर वाटर हो गया, तो इनकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होंगे, इनकी वजह से ये पानी हवा इनको लेके जाएंगे और एक जगह इकट्ठा कर देंगे जहाँ इनका कंपैक्शन हो जाएगा, और कंपैक्शन यानी मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ के एक चट्टान यानी एक रॉक बन जाएगा।
और इस पूरे प्रोसेस को जहाँ पे लिथेफैक्शन, जहाँ पे कंपैक्शन हुआ चट्टान का, इसको लिथेफैक्शन बोलते हैं। तो सवाल इस तरह से बनता है कि लिथेफैक्शन टर्म इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रॉक? तो इट इज़ एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान से ये जुड़ा हुआ है। फिर मैंने ये बोला था कि सारे वर्ड्स रिपीट कर देता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आपसे पहले पूछूंगा तब बताऊंगा वो चीज़। फिर मैंने बताया कि सेडिमेंट्री रॉक के अवसादी चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। ये 3 टाइप से सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। या तो मैकेनिकली, जैसे मैंने प्रोसेस बताया वैसे, या तो अगर उसमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और या तो अगर उसमें जैसे पेड़ पौधे और जो हमारे फौना होते हैं, जीव जंतु, इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको ऑर्गेनिकली फॉर्म बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे मैंने इग्नियस रॉक के, कि गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस और पेगमेटाइट ये एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं इग्नियस रॉक के। ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। आपको 4-5 बार ये वर्ड को रिपीट करना है, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। राइमिंग टाइप में थोड़ा सा है ये वर्ड्स, तो आपको याद हो जाएंगे, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ऐसे करके। तो आपको याद हो गया कि ये इग्नियस रॉक है। फिर मैंने पूछा कि भाई, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनिटिक रॉक की बनी होती है और ओशनिक क्रस्ट बसाल्टिक रॉक की बनी होती है, यानी दोनों ही टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स लिखे, और मैंने आपसे ये बोला कि पहले तो आपको ये याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक के ये एग्जाम्पल्स हैं। बाद में ये बात आती है कि मैकेनिकली फॉर्म्ड कौन सी है, केमिकली फॉर्म्ड कौन सी है और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड कौन सी है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैकेनिकली फॉर्म्ड है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। सर सुन लो, ये हो गया था, अच्छा बस हो गया हो गया, ठीक है, अच्छा हो गया था, ठीक 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 ठीक। तो मेटामॉर्फिक भी हो गया होगा फिर, भावनाओं में बह गया लगता है ना। चलो तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक में आपको एग्जाम्पल्स नोट ये याद रखने हैं। मार्बल, अब किसी ने बोला था 4-5 मिनट का था, तो इसलिए मैंने 4-5 मिनट मैंने सोचा रिपीट कर देते हैं, कोई नहीं। तो मार्बल, ग्नाइस, क्वार्ट्जाइट। मार्बल, ग्नाइस और क्वार्ट्जाइट ये क्या है, ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और चिस्ट ध्यान रखना है और स्लेट ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं किसमें। और स्लेट किससे बनती है पता है आपको? स्लेट बनती है शेल से। शेल क्या होती है अभी हमने पढ़ा, शेल होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आपको 5 एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, बाकी सब आपको छोड़ देना है बिल्कुल ही, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दैट इज कि सेडिमेंट्री रॉक कभी कभी आपको मेटामॉर्फिक रॉक में, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में इस तरह की लाइंस देखने को मिलेंगी, इस तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं। इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं लीनिएशन या फोलिएशन। क्या बोलते हैं? लीनिएशन या फोलिएशन। यहां पे ऐसे ऐसे लाइंस देखने को मिल रही हैं, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही कलर की लाइट और डार्क शेड, लाइट और डार्क शेड, लाइट और डार्क शेड देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं बैंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? बैंडिंग। तो बैंडिंग क्या चीज़ हो गई? बैंडिंग हो गई जहां पे हमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स, यानी कि जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा तो इस तरह से बन गई होगी, लाइट और डार्क शेड्स इसमें निकल के आए होंगे। तो इसको बैंडिंग बोलते हैं, लीनिएशन। तो टर्म आपसे पूछेगा कि सर बताइए लीनिएशन, फोलिएशन या फिर बैंडिंग टर्म किस रॉक से एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा मेटामॉर्फिक। लिथेफैक्शन किससे एसोसिएटेड था, जल्दी से बताइए। जरूरी नहीं कि सारी मेटामॉर्फिक में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसी लाइन्स देखने को नहीं मिलती उनको नॉन फोलिएटेड रॉक बोल देते हैं हम, ठीक। आगे बढ़ जाएं अभी, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे द रॉक साइकिल, कि कैसे एक रॉक दूसरे में बन रही है, दूसरी तीसरी में बन रही है। यानी कि जो रॉक होती है वो अपना ओरिजिनल फॉर्म मेंटेन करके नहीं रखती है, वो एक से दूसरे में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पढ़ाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये ताजमहल आपसे चीख चीख के पूछ रहा है कि ये किसका बना हुआ है। जल्दी से बताइए, ये किसका बना हुआ है ताजमहल? तो ये क्या है? तो ये आपका मार्बल है, ठीक है, सभी को पता है मार्बल है। ये तो ठीक है, लेकिन किस तरह की रॉक है मैं ये पूछ रहा हूं। ये किस तरह का है ये मैं पूछ रहा हूं।
किस तरह की रॉक है, तो ये है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक दैट मीन्स रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है। देन ये किसका बना हुआ है बताइए जल्दी से, ये किस तरह की रॉक है? सेडिमेंट्री नहीं है भाई, मार्बल है आपकी, मेटामॉर्फिक, सिंपल। और ये जो बना हुआ है हमारा, ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। तो कौन सी रॉक हो गई जल्दी से बताइए। सर आपने लेक्चर 2 और 3 हाइड क्यों कर दिया? क्योंकि सर ये पेड बैच की क्लासेस हैं इसलिए। ठीक है, तो ये रेड सैंडस्टोन है। और सैंडस्टोन क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये आपका अवसादी या फिर हम बोल सकते हैं अवसादी चट्टान से बना हुआ है, ऑलराइट, ठीक है। बसाल्ट रॉक नहीं है ये, सेडिमेंट, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो रॉक साइकिल आपको समझा देते हैं। तो रॉक साइकिल के लिए आपको लिए एक पीपीटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। जीआईएफ चलता रहेगा वीडियो, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। हम आपको बना के समझा देते हैं अपनी प्यारी सी ड्राइंग से, ठीक। देखो यहाँ पे, तो ये है अपना क्या वोल्केनो, यहाँ पे भरा हुआ मैग्मा, ये डाला पाइप और भड़ाक से निकला ये क्या अपना, ये निकला मैग्मा या फिर लावा, ये सॉलिडिफाई हो गया, क्या बन गया? बन गया इग्नियस रॉक। क्या बन गया? इग्नियस रॉक। और वो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना, याद दिलाना वो रॉक वाला, ठीक है। तो इग्नियस रॉक बन गया ये। अब क्या बन गया? आग्नेय चट्टान, प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक। अब अगर इसमें मैं डेन्यूडेशनल एजेंट को काम करवा दूँ, डेन्यूडेशनल एजेंट, ठीक है, अगर इनको मैं काम करवा दूँ, यहाँ पे तोड़वा फुड़वा दूँ और इसके सेडिमेंट्स बना दूँ, इसके फ्रैगमेंट्स बना दूँ और उनको कंपैक्शन करवा दूँ, ये सेडिमेंट्स का मैं क्या करवा दूँ, इनका कॉम्पैक्शन करवा दूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि लिथिफैक्शन हो जाए अगर इसका, तो कौन सी रॉक बन जाएगी? तो लिथिफैक्शन हो जाएगा तो बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। सर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको? मैं बताना है इस माध्यम से ये चाह रहा हूँ आपको कि ये दुनिया गोल है, वैसे ही ये रॉक गोल है। गोल है मतलब कि एक रॉक दूसरे में बनेगी, दूसरी तीसरे में, तीसरे पहले में, पहले तीसरे में, मतलब एक रॉक दूसरे में बन सकती है। ये प्रूव कर रहा हूँ मैं कैसे बन सकती है। यही है रॉक साइकिल, जिसको शैल चक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब तो मुझसे ये बोलो अब मेटामॉर्फिक बना के दिखाओ, तो मैं तुमसे पूछो किससे बना के दिखा दूँ? इग्नियस से बना दूँ, सेडिमेंट्री से बना दूँ, कैसे बना दूँ? तो तुम बोलो कि दोनों से बना के दिखाओ। तो मैंने बोला कि सिंपल कुछ ना करना है आपने सिर्फ करना है PVT कि चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में ऐसे चेंज मार दो तो आपको मिल जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। बन गई मेटामॉर्फिक। क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इसके लिए, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई हमारी, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। अब तुम मुझसे बोलोगे सर मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बना के दिखाओ, क्यों नहीं, अभी बनाते हैं। इसमें डेन्यूडेशनल एजेंट, इसको तोड़वा फोड़वा दो, ये सेडिमेंट्री बना दो। अब बोलोगे सर एक काम करके दिखाओ, ये तो नहीं कर पाओगे, मेटामॉर्फिक से फिर से इग्नियस बना दो या फिर सेडिमेंट्री से फिर से इग्नियस बना दो। बनाते हैं अभी। जैसे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, कल क्या बताए थे? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में एक दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, जो भारी होगी, जो डेंसर होगी, वो सबडक्ट कर जाएगी। मान लेते हैं ये भारी है, ये सबडक्ट कर जाएगी इस तरह से। ये क्या करेगी? ये सबडक्ट कर जाएगी, धंस जाएगी इसके नीचे। नीचे क्या भरा हुआ? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी कि लावा। लावा क्या है? बहुत गर्म है, पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा? और ज़्यादा लावा बन जाएगा, और ज़्यादा एस्थेनोस्फीयर। वो फिर जगह ढूंढेगा, कल बताए थे, जगह ढूंढेगा, क्रैक से निकल आएगा, और क्रैक से ऐसे निकलेगा, ऐसे फिर जम के फिर इग्नियस बन गया, खत्म। बना दिया ना, इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बना दिया, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना दिया, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बना दिया, मेटामॉर्फिक से इग्नियस बना दिया, सेडिमेंट्री से इग्नियस बना दिया। इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक। अब आते हैं ये वोल्केनो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वोल्केनो के बारे में। तो जरा कमेंट में बताओ कि कल मैंने आपको एक जोन बताया था पैसिफिक ओशन में, तो उस जोन को उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी और ये अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत आते हैं, उसको क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर जोन को? तो उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। खैर, तो वोल्केनो तो इतना पढ़ के आप समझ गए होंगे कि वोल्केनो से मैग्मा निकलता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वोल्केनो से सिर्फ मैग्मा ही नहीं निकलता है, देख रहे हैं आप, गैस भी निकल रही है, और बहुत सारा जो इधर उधर का मटेरियल निकलता है उसको हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक डेब्री। डेब्री का मतलब होता है अवशेष, मतलब जब इधर उधर की थोड़ी सी अवशेष जो होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो पायरोक्लास्टिक डेब्री बोलते हैं, जिसमें कि आपका ऐश होगा, राख होगी, डस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या आता है? आपका ऐश होता है, यानी कि राख, डस्ट, धूल, ये सब भी निकलता है अंदर से। और वोल्केनो डायरेक्ट सोर्स होता है, इनडायरेक्ट सोर्स होता है हमारे अर्थ का, इंटीरियर का? ये जरा कमेंट में बताइएगा आप।
तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है, कि कैसे आपका ये वोल्केनो से क्या क्या निकलता है। अब वोल्केनो के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंडर वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो और कैल्डेरा वोल्केनो। जो सिंडर वोल्केनो होता है, सिंडर वोल्केनो, सिंडर, तो ये आपका कोन शेप का होता है, ठीक है। इसको सिंडर कोन वोल्केनो के नाम से जानते हैं, तो भाई इसके रिगार्डिंग बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। शील्ड वोल्केनो की अगर बात करें तो ये बसाल्टिक लावा बना होता है, बसाल्टिक लावा होता है इसमें। बसाल्टिक लावा का मतलब ये होता है कि बसाल्टिक लावा जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, यानी गाढ़ा नहीं होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा होना। इसको विसियस से कंफ्यूज मत कर लेना। विसियस साइकिल आप सुनते होंगे, विसियस साइकिल का मतलब होता है कुचक्र, कि जैसे नहीं, कि जैसे मान लो कि कोई, जैसे तुम दुखी हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है सीजीएल में, ठीक है, तुम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम जो है अपना गम भुलाने के लिए तुमने रात में, ठीक है, थोड़ा सा कुछ लिक्विड वगैरह कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे अब तुम्हारा और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इससे तुम्हारी और परफॉर्मेंस डाउन जा रही, तुम और स्ट्रेस में जा रहे हो, तुम्हारी और पढ़ाई नहीं हो रही, और रिजल्ट बेकार जा रहा है, इसके से तुम और अब उस लिक्विड का कंजम्पशन कर रहे हो और तुम स्ट्रेस में जा रहे हो, तो तुम क्या एक विसियस साइकिल में फंस गए। वो अलग होता है, ये है विस्कस गाढ़ा, तो ये नॉन विस्कस लावा होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जो हवाई वोल्केनो है, कहाँ पे है हवाई वोल्केनो, किस कंट्री में है हवाई, किसकी टेरिटरी है? कॉम्पोजिट होता है, ये कूलर और विस्कस होता है, ये गाढ़ा लावा होता है। याद ऐसे कर लो कि कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट का मतलब है बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना हुआ है, तो बहुत सारी जब चीज़ें होंगी तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा बहुत, तो उसको हम बोल देंगे वो विस्कस लावा है, ठीक है। बैच लेने पर नोट्स कहाँ मिलेगा? बैच में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? बिल्कुल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं उसको, हाँ, ठीक है। मज़ा आता है सर, अच्छा मज़ा आता है। कैल्डेरा की अगर बात करें तो कैल्डेरा आपका सबसे एक्सप्लोसिव होता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव, बहुत भयंकर। जब लावा निकलता है ना तो भाट भाट ऐसे करके आवाज़ आती है, कभी सुनना जाके, तुमको ले चलेंगे, ठीक है। तो कैल्डेरा जो है बहुत सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि इट कोलैप्सेस ऑन इट सेल्फ, इट कोलैप्सेस ऑन इट सेल्फ, खुद में ही ढह जाता है ये। और एक और यहाँ पे नोट कर लो, एंड दैट इज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। क्या है ये? ब्लड लिख दिया यार, ये तो बायो की याद आ गई। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ठीक है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब मैंने अभी बताया था बसाल्टिक लावा कैसा होता है, नॉन विस्कस, गाढ़ा नहीं होता है। तो ये आपका मतलब हाईली फ्लूइड होता है। हाईली फ्लूइड का मतलब एकदम पानी जैसा। अब जो पानी जैसा लावा होता है ना, वो फैलता बहुत है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। गाढ़ा वाला उतना ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, तो जो गाढ़ा वाला होता है वो स्टीप बनता है। तो जैसे ये कॉम्पोजिट वाला है, ये स्टीप वोल्केनो होगा, यानी कि इसकी जो ऐसे ऐसे होंगी, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप होगा। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस कैसे होगा? ऐसे टाइप होगा, ठीक है। तो हाईली फ्लूइड होता है। जो इंडिया के जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो इसी के बने हुए हैं, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के। खत्म बात, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? किसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? यह है आपका नेवडोस ओजस दिल सलाडो। नेवडोस ओजस दिल सलाडो। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर में लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इट इज़ दी हाईएस्ट वोल्केनो। और जहाँ पे वोल्केनिक और ये हमें अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, वो है हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो मैंने आपसे पूछा था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एंड लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। पहली बात तो मेडिटेरेनियन है कहाँ पे ये? तो ये आपका भूमध्य सागर है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में है ये। तो मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को, माउंट स्ट्रोम्बोली को। इंडिया में 2 वोल्केनो हैं, उनके बारे में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसमें हम अंडमान निकोबार में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, बैरन और नारकोंडम करके हैं, ठीक है, एक्टिव और एक डॉर्मेंट, वो तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखना है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल आज के आखिरी टॉपिक, दूसरे और आखिरी टॉपिक में, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्या थ्योरी बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है कि आज जो हम ये कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, ठीक है, आज हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका और यहाँ पे यूरोप और एशिया है। आज से करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले
ऐसा नहीं हुआ करता था। तो कैसा हुआ करता था? ऐसा हुआ करता था जैसे कि आप पहली पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो लैंड मास है वो एक साथ हुआ करता था, सब जुड़ा था आपस में। जैसे आज ओशंस जुड़े हुए हैं, समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं, वैसे ही पूरा लैंड मास जुड़ा हुआ था। और इसको बोला गया पैंजिया। क्या बोला गया इसको? पैंजिया बोला गया। लैंड मास को भूभाग को। और पानी को बोला गया पैंथालासा। पानी को बोला गया पैंथालासा। फिर एक दिन क्या हुआ, हम यहीं बगल में खड़े हुए थे, ये दूर दूर जाने लगे यहीं पे। ठीक है, ये कितने साल पहले की बात है? तो ये आप मान लो रफली 220 मिलियन ईयर्स अगो। 220 मिलियन कितना होगा जरा बताओ कमेंट में। फिर जो है एक दिन, जिस दिन हम यहाँ पे खड़े हुए थे पास में ही, तो ये क्या हुआ, दूर दूर जाने लगे। ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, बस 150 मिलियन साल की पुरानी बात है। 150 मिलियन। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में डिवाइड हो गया दो पार्ट में। ऊपर वाला जो है ये वाला पार्ट बन गया लॉरेशिया, और नीचे वाला जो पार्ट है ये बन गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का कौन कौन हिस्सा है? जो हमारे साउथ के कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया जो है लॉरेशिया का पार्ट था। फिर क्या हुआ, फिर और ये दो फिर आपस में ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुए और दूर दूर जाना स्टार्ट हुए। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया। ये आज की प्रेजेंट फॉर्म है जैसा आज हम देखते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी दी थी, ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर जी ने, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफिस्ट थे। एल्फ्रेड वेगनर कब दी थी ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये 1912 में। लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखने वाले या फिर ये चीज़ के प्रति एक संदेह या कि मतलब ये कभी इस तरह से जुड़े हुए होंगे हमारे कॉन्टिनेंट, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, सिर्फ मेरे सिवा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखने वाले एक हमारे कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर कौन होता है? जिनका नाम था अब्राहम ऑर्तेलियस। नाम याद रखिएगा इनका, कि सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसी ने प्रिडिक्शन दी थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पूरी थ्योरी किसने दी थी? थ्योरी को देने के लिए आपको कुछ उसके साक्ष्य यानी कि उसको प्रूव करना पड़ता है। तो कैसे इन्होंने प्रूव किया? क्या थे एविडेंसेस दिए इन्होंने? एविडेंसेस में तो एक तो दिया कि यहाँ पे जिग्स ऑफ फिट हो रहा था। जिग्स ऑफ फिट, कैसे जिग्स ऑफ फिट हो रहा था? आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है साउथ अमेरिका को अगर हम उठा के यहाँ पे ले जाएं तो एकदम फिट बैठेगा यहाँ पे। ये जो है अफ्रीका को वहाँ पे ले जाएं तो एकदम इस खांचे में फिट बैठेगा। ये पूरा जो है ये इस खांचे में फिट बैठेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या टेथीज ओशियन है, इसके बारे में जब हिमालय पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस तरह से इंडिया जब ऐसे आया था। तो यहाँ जो टेथीज सी था, यूरेशिया से जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पे ही हिमालय बन गए। ठीक है, क्लियर, समझ में आती है बात कि ये जिग्स ऑफ इट क्या है। फिर प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या है? तो प्लेसर डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जहाँ पे हमें बड़े महंगे जो मिनरल्स होते हैं, गोल्ड वगैरह, रेयर अर्थ एलिमेंट, वो मिलते हैं। तो है क्या यहाँ पे अफ्रीका में क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अफ्रीका में घाना है यहाँ पे। और घाना में क्या है? यहाँ पे हमें ऐसे गोल्ड की कुछ ऐसे वेन्स देखने को मिलती हैं। गोल्ड ऐसे जैसे गोल्ड की वेन्स होती हैं, गोल्ड की वेन्स होती हैं ऐसे जहाँ जहाँ गोल्ड मिलता है पतली पतली। तो गोल्ड की यहाँ वेन्स देखने को मिली घाना में। लेकिन इसकी जिस रॉक में गोल्ड पाया जाता है वो यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलता है घाना या उसके आसपास क्षेत्र में। तो फिर यहाँ से पता चला अच्छा ये ब्राज़ील की जो है वेन्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो ब्राज़ील वाला ही पार्ट यहाँ पे यानी कि कभी एक रहा करते होंगे। फॉजिल्स यानी कि जीवाश्म। हाँ देखो, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया, क्वेश्चन पूछना था मुझे रॉक में। क्वेश्चन ये है आपका, आप बताओ जल्दी से कि जो मैंने आपको 3 टाइप की रॉक पढ़ाई थी उसमें किस में फॉजिल यानी कि जीवाश्म देखने को मिलेगा? कमेंट में जल्दी से बताएं। तो फॉजिल होता क्या, जीवाश्म होता क्या है? तो पेड़ पौधे, जानवर, ये सब, खासकर पेड़ पौधे जब ये डेड हो जाते हैं तो नीचे दब जाते हैं, सरफेस में दब जाते हैं और दबते हैं और दबते हैं और दबते हैं, ये फॉजिल्स बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं ये। Which are a rich source of what? Rich source of minerals. तो फॉजिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, जो फॉजिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वही यहाँ पे, जो रॉक की एज यहाँ देखने को मिल रही है वही रॉक की एज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इससे हमें चीज़ें पता चली। और फॉजिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं व्हाट? पिलियंटोलॉजी।
पिलियंटोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप की रॉक में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है इसमें ही आपको देखने को मिलते हैं फॉसिल्स। कैसे फॉसिल्स देखने को मिलेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस तरह से सिर्फ रॉक ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे ये सब भी तो दब जाएंगे, पत्तियाँ वत्तियाँ भी तो दब जाएंगी बीच में, और जब दब जाएंगी बीच में तो वही तो फॉसिल्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक जो है वो स्ट्रेटा में एग्जिस्ट करती है। स्ट्रेटा मींस लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो फॉसिल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दैट इज वाई सेडिमेंट्री रॉक इज अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। समझ में आती है बात इतनी? ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोग पहुँच गए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और किसने दिया था ये? फिर एक दिन इनसे पूछा, हमने इनको बुलाया, हमने कहा वैगनर जी इधर आइए, आपने ये बोला कि ठीक है ये मूव किए इधर उधर, ये सब मूव किए कॉन्टिनेंट, लेकिन ये मूव क्यों किए? इसके पीछे का जो फोर्स है वो कहाँ से आया? दैट इज़ फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, ये कहाँ से आया? यानी हमारे कॉन्टिनेंट्स क्यों ड्रिफ्ट किए? तो वैगनर जी ने बोला कि परमार जी देखिए, इसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो पहला चीज़ तो ये है पोलर फ्लिंग फोर्स। तो मैंने पूछा पोलर फ्लिंग फोर्स? बोलते हैं हाँ पोलर फ्लिंग फोर्स। एक्चुअल में उन्होंने बोला कि पोलर फ्लिंग फोर्स जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से आता है। तो हमने कहा अच्छा हाँ, पढ़ाए तो थे पहले लेक्चर में कि हाँ अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमारी जो अर्थ है वो सेंटर पे क्या है, बल्ज्ड है, और पोल्स पे फ्लैट है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलो तो ठीक है, पोलर फ्लिंग फोर्स उन्होंने बताया, ठीक है, एक तो रोटेशन की वजह से, और दूसरा उन्होंने बताया टाइडल फोर्स। ठीक है, टाइडल फोर्स उन्होंने बताया। तो टाइडल फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। टाइडल फोर्स हमने देखा था कि टाइडल फोर्स किस वजह से आता है, यानी कि जिस वजह से हमारी टाइड्स जनरेट होती हैं। तो टाइड्स क्यों जनरेट होती हैं, टाइड्स क्यों आती हैं? एक तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यानी कि जो हमारा मून है, जिस तरह उन्होंने बोला कि पानी को यानी कि ओशन वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, टाइड्स जनरेट होती हैं, उसी तरह ही उसने कॉन्टिनेंट्स को भी अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ। ये बात हमने कहा वैगनर जी से कुछ जमी नहीं, वैगनर जी आप फालतू में ये सारी चीज़ें फिट कर रहे हैं, झूठ मत बोलिए वैगनर जी। फिर वैगनर जी नहीं रहे उसके बाद, और फिर एक ये डाउट क्रिएट होता है कि यार बात तो सही नहीं थी वैगनर जी की, कुछ और ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फिर एक दिन एक लोग मिले हमको, उनका नाम था आर्थर होम्स। उस पर कुछ काम कर रहे थे, तो हमने पूछा आर्थर होम्स जी आप ही कुछ करिए अब, क्योंकि वैगनर जी का कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहा नहीं अभी तक। तो आर्थर होम्स जी ने बोला देखिए परमार जी, अभी आपने दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था कि किस तरह से यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है मैंटल के अपर पार्ट में, और ये मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा में रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका क्या हो रहा है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये डीके कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि देखिए परमार जी बार बार ब्राइटनेस बढ़ाइए घटाइए नहीं, लैपटॉप की ढंग से रखिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये इनका डिकम्पोजिशन होता है, और जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कन्वेक्शन सेल डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करती हैं। और प्लेट्स तो आप जानते ही हैं क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं हमारी लिथोस्फेरिक, याद लिथोस्फेरिक प्लेट। तो आर्थर होम्स जी ने बोला था किस तरह से ये जो चीज़ है, मतलब कि कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं मैग्मा में। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि किस तरह से जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में, बताई थी कल, प्लेट टेक्टोनिक्स में, प्लेट विवर्तकनी में, प्लेट टेक्टोनिक्स, कि किस तरह से हमारी कितनी मेजर प्लेट्स होती हैं और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर यानी मैग्मा के ऊपर वो फिसल रही हैं, उसके ऊपर मूव कर रही हैं। क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन करंट डेवलप्ड है, ठीक है। कल का क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हुआ, समझे नहीं हम क्यों? सो दो वीडियो हाइड क्यों है? चलो, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर आप बात करें तो ये आपसे पूछता है कई बार कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछ ले, ठीक है। तो मैकेंजी, याद रखिएगा, मैकेंजी और पार्कर ने, ठीक है। तो मैकेंजी और पार्कर ने जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी थी, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और कल हमने देखा था प्लेट वगैरह मूव करती हैं, और कितनी मेजर प्लेट्स होती हैं, तो हमारी 7 मेजर प्लेट्स होती हैं,
तो अभी समझ में आया कि ये क्यों मूव कर रही है, कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं, क्यों डेवलप हो रहे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, जो यहाँ पे थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसकी वजह से। और प्लेट मूवमेंट का रेट कितना होता है अगर कभी पूछ ले तो डिफरेंट होता है, डिफर करता है। जैसे कि अगर हम आर्कटिक रिज के पास की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर, एक साल में 2.5 सेंटीमीटर खिसकती है। वहीं पे अगर हम बात करें जो पैसिफिक प्लेट होती है ना, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट है, वो लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर खिसकती है। तो ये इस तरह से रेट ऑफ इनका वो चलता है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पे, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। कुछ साल बाद जब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वगैरह आ गई तो जोग्राफिस्ट में ये चुल मची कि भाई समुद्र के अंदर भी तो जाके देखें, वहाँ पे हो सकता है कुछ मिल जाए। क्योंकि अभी तक सिर्फ यही कंसिडर किया जा रहा था कि जो समुद्र है, समुद्र तल, जो ओशनिक हमारा क्रस्ट है, बड़ा स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हमें कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, प्लेट्यूज देखने को मिल रही हैं, रिजेस देखने को मिल रही हैं, गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे तो सब सपाट होगा। और जब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ तो सरप्राइज हो गए जोग्राफिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी निकल के आ रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, बहुत सारे अटॉल, ग्योट, कोरल, सीरेज, ना जाने क्या क्या अभी दिखाते हैं क्या क्या। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है सबसे पहले किसने दी? तो ये दी हैरी ओ हेस ने। किसने? हैरी हार्मन हेस ने दी। तो हैरी हेस ने ये थ्योरी दी थी इन द ईयर 1961, 1961 में। इन्होंने ये बोला कि किस तरह जो हमारे ओशन है वहाँ पे हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है। और कल मैंने आपको बताया था जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है। कंस्ट्रक्टिव इन नेचर क्यों होती है? क्योंकि वो नए क्रस्ट को कंस्ट्रक्ट करती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव होती है। जैसे ही जब प्लेट दूर दूर जाएंगी तो अंदर भरा हुआ मैग्मा बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ, लॉन्ग सीरीज ऑफ छोटे छोटे माउंटेन बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। समझ में आया? मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि दोनों दूर दूर जा रहे हैं, अंदर का मैग्मा बाहर निकल रहा है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी के, मतलब इन्होंने कैसे कंक्लूड कर लिया इन चीज़ों को हैरी ओएस ने? तो ऐसे कंक्लूड कर लिया जब ये पता चला कि जो चट्टानें हैं सी की, सी रॉक आर यंगर देन कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स हैं उनके कंपैरिजन में, और यहाँ की रॉक और यहाँ की रॉक में समानता दिख रही है। यहाँ की रॉक से बड़ी नई है, यानी यहाँ वाली पुरानी है, यहाँ वाली यंग है। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए, जैसे मान लो ये यहाँ पे रॉक है, अब अंदर से मैग्मा निकलेगा तो इधर को पुश करेगा ना कि भाई साइड जरा खिसको उधर, हमको भी बैठने की जगह दो। फिर जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से और मैग्मा निकलेगा, वो इधर वाले खिसकाएगा, वो ये इधर वाले खिसकाएगा, और खिसको उधर, फिर बोलेगा और खिसको इधर। तो जैसे दूर दूर जाते जाएंगे मिड ओशनिक रिज से, तो रॉक की एज बढ़ती जाएगी। और यहाँ वाली रॉक और यहाँ वाली की सेम होगी ना, इसमें तो कोई इतना तो विजुलाइज कर ही पाते होगे कि जब मैग्मा निकलेगा तो दोनों ओर फैलेगा, तो इधर की और इधर की सेम होगी। तो हैरी ओ हेस, बाकी तुम भूल जाओ, जो तुम्हारा मन हो सब भूल जाओ तुम, लेकिन ये मत भूलना कि हैरी हैमंड हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी 1961 में। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये देखने को मिलती है, मिड ओशनिक रिज बनती है। ये तो बस एक फीचर मैंने बताया मिड ओशनिक रिज की, समुद्र के बीच में तुमको ऐसे देखने को मिल रही रिज सी, ठीक है, ऐसे सीरीज ऑफ माउंटेन। लेकिन अगर हम सी फ्लोर को देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हमारा पूरा जो ओशन का पूरा सब रिलीफ फीचर है वो इस तरह से है। तो ओशन के रिलीफ फीचर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर। ठीक है, एक मेजर और दूसरा माइनर। तो मेजर रिलीफ फीचर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। होता क्या है, जहां कॉन्टिनेंट खत्म होता है और समुद्र शुरू हो जाता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। या तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया होगा, या फिर कॉन्टिनेंट थोड़ा सा ढह गया होगा, हल्का सा डिक्लाइन हो गया होगा, समुद्र के अंदर चला गया होगा। तो वो पार्ट जो जस्ट आप कॉन्टिनेंट से जैसे ही समुद्र में पैर रखते हैं तो आप ऐसे मानिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका शुरू हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं, वो तो आप बीच वगैरह में जाते हो तो वो तो वेव्स ऊपर आती जाती रहती हैं, लेकिन मेन थोड़ा सा और जब आप अंदर जाते हैं, यानी जहाँ से ओशन बेड शुरू होता है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी तो पहला हमारा मेजर ओशन रिलीफ फीचर क्या हुआ?
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। अब इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है, वो कितनी होती है? इसकी जो स्लोप होती है इट इज़ 1 डिग्री और लेस, 1 डिग्री या फिर उससे भी कम। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहीं बहुत चौड़ी हो सकती है, कहीं बहुत नैरो हो सकती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो जो साइबेरिया है ना, आर्कटिक ओशन के पास में, तो वहाँ जो साइबेरियन शेल्फ है इट इज़ द वाइडेस्ट, ये वाइडेस्ट है। कितनी वाइड है? लगभग 120 किलोमीटर। और अगर सबसे नैरो की अगर बात करूं तो ये आपका जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं है, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे है, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साउथ अमेरिकन वेस्ट, साउथ अमेरिका की जो वेस्ट कोस्ट है वो काफ़ी पतली है, ठीक है। लगभग आप मान लो कि 50 किलोमीटर लगभग ऐसा कुछ होगा, एवरेज में 70-80 किलोमीटर का विड्थ होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। अब क्योंकि यहीं पे ही रिवर्स आ रही होंगी, यहीं पे ही अवसाद, जो भी अपने पाथ में, अपने रास्ते में जो तुम फूल माला गंगा नदी में फेंके हो और जो हम सब विसर्जन वगैरह करते हैं, तो सब यहीं पे तो आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो सब यहीं पे देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, क्योंकि यहीं पे ही जीवाश्म फॉसिल्स का कलेक्शन हो रहा है, इसलिए। इसके बाद एकदम से ढलान देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं इसको, महाद्वीपीय ढलान। तो ये दूसरा क्या है? ओशन रिलीफ फीचर, मेजर ओशन रिलीफ फीचर। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गई ये। तीसरे रिलीफ फीचर पे आते हैं, तो ये देखिए यहाँ से ढलान है, यहाँ से फिर से थोड़ा सा रेज हो रहा है, फिर से थोड़ा सा उठान है, यानी कि कॉन्टिनेंटल राइज, यानी महाद्वीपीय उठान बोल सकते हैं। और चौथा है, अब देखिए इसके बाद कोई उठान और ढलान कुछ नहीं है, एकदम सपाट प्लेन है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, या फिर एबिसल प्लेन। एबिसल, आई थिंक प्लेन की स्पेलिंग गलत है क्या? जल्दी से बताओ अंग्रेजों। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन्स। तो ये हमारे 4 मेजर ओशन रिलीफ फीचर है। माइनर कौन से हैं? ये आप जो देख पा रहे हैं, समुद्र का जो माउंटेन है, पर्वत, ये हो जाएगा हमारा। कितने होते हैं वो याद नहीं करने, कितने होते हैं, बहुत होते हैं, तो ये नंबर याद नहीं रखना, नंबर इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें एक जैसे हो गया सी माउंट, समुद्र का पर्वत। अब जब समुद्र का ये पर्वत ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे वेव्स चलती हैं। जब वेव्स चलती हैं तो इसका टॉप जो है ना, ये उखड़ जाता है, घिस जाता है, और ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्योट। ग्योट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। व्हाट इट इज? ग्योट। ये है आपका फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, यानी कि वो समुद्र का पर्वत जिसका जो टॉप है वो फ्लैट है एकदम। और क्या है? मिड ओशन रिज, जो आपको बताया, मिड ओशन रिज, यानी समुद्र के बीच में जो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के वैसे जो रिज बन रही है। ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, गड्ढे। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच है एक, चैलेंजर डीप के पास पड़ता है पैसिफिक ओशन में। ये कहाँ पड़ता है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ में। आपको पता है अभी तक जो डिस्कवर हुआ है पैसिफिक ओशन में है चैलेंजर डीप में, ठीक है। चैलेंजर डीप पास में जगह पड़ती है, वहीं पे मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर लगभग ये गहरा है। माउंट एवरेस्ट कितना? 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, उससे भी ज़्यादा गहरा है ये मरियाना ट्रेंच। तो ये कुछ और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या हो गया ये, जैसे कि कोरल्स, जिनको मूंगा बोलते हैं हिंदी, मूंगा। कोरल क्या होता है? कोरल ये होते हैं एकदम तड़कते भड़कते से, डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये कोरल्स। बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारे जैसे वेव्स वगैरह आती है ना, जो सुनामी की वेव्स जो कल बताया था, और वैसे भी उससे प्रोटेक्ट करते हैं। क्या? हाँ, 11 किलोमीटर। यस, बरमूडा ट्रायंगल बताएंगे। बरमूडा ट्रायंगल, वो ये इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, व्हाट इज़ बरमूडा ट्रायंगल, ये सब में ना, कि विचित्र जो रोचक कहानियाँ होती हैं, वो रोचक तथ्य होते हैं। तो वहाँ पे माना जाता है कि भाई वहाँ पे ग्रेविटी अनोमली देखने को मिलती है, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि ग्रेविटी कहीं पे अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। तो
इसलिए माना जाता है कि वहाँ से कोई शिप जो प्लेन वगैरह वो नहीं उड़ता है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि वो सक कर लेता है वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी उतनी ज़्यादा मतलब जब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ये चीज़ें प्लेन वगैरह फ्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि जो कुछ पहले फ्लाई किए थे वो वहीं पे डूब गए थे, तो ऐसे ही माना जाता है ऐसा वहाँ पे, ठीक है। खैर इस पे आते हैं कोरल पे, जो एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। रोचक कहानियों में ध्यान मत दिया करो ज़्यादा। कोरल्स पे, इसको मूंगा बोलते हैं हिंदी में। तो कोरल होते क्या हैं? तो कोरल क्या होते हैं, ये अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक लोग को और पकड़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग की आदत होती है ना कि मतलब अकेले नहीं कहीं जाएंगे, कहीं अकेले नहीं चलेंगे, कोई एक साथ में चाहिए, साथ में कोई चाहिए जो उनके काम कर सके, तो वैसे टाइप होते हैं कोरल। तो ये किससे काम करवाते हैं? ज़ूज़ैंथिले एल्गे से काम करवाते हैं ये लोग। क्या करवाते हैं इनसे? खाना बनवाते हैं इनसे, फूड बनाते हैं। एल्गे क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक एल्गे होते हैं। फोटोसिंथेटिक, धूप आएगी उससे खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे। एल्गे भी कम चालू नहीं बोलते तुम क्या दोगे हमें बदले में, तो कोरल बोलते हैं तुम्हें छाया देंगे, चिंता मत करो, तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। इधर उधर वेव आती, भाग जाते हो ना इधर उधर, कोई ठिकाना है? कुछ नहीं, घुमंतु की तरह इधर घूमते रहते हो, हम तुम्हें ठिकाना देंगे, हम तुम्हें एकदम जड़ से मजबूत एकदम पकड़ के रखेंगे, भाग नहीं देंगे तुमको कहीं पे। बोलते ठीक। तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। इसी में ये जो कलरफुल होते हैं ये क्यों होते हैं अगर पूछेगा तो डिग्नोफ्लेक्ट्स होते हैं, ये डिग्नोफ्लैगलेट्स होते हैं, ये एल्गे के अंदर ही होते हैं डिग्नोफ्लैगलेट्स। ये नहीं पूछेगा कभी। लेकिन हाँ, कोरल को सर्वाइव करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो देखो पहली बात तो यार प्रॉपर सनलाइट चाहिए, और सनलाइट तभी आ पाएगी जब क्लियर वाटर होगा, मडी वाटर नहीं होगा, क्लियर वाटर होना चाहिए। मडी वाटर होगा तो सनलाइट नहीं आ पाएगी, सनलाइट नहीं आएगी तो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे कोरल सर्वाइव करेंगे? हैं, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या? तो वैसा टाइप हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सनलाइट और क्लियर वाटर चाहिए। और टेम्परेचर की अगर बात करें, तापमान की, तो टेम्परेचर यहाँ पे रफली नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज़्यादा ना कम, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इनको सेलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए जहाँ पे रिवर्स वगैरह नहीं आती हैं, रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करती हैं, तो इसीलिए कोस्ट में, तट में नहीं पाए जाते हैं हम कहीं कभी भी, ठीक है। तो सेलाइन वाटर चाहिए इनको, ऐसा खारा पानी चाहिए इनको, ठीक है। और क्या? और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है ना, जगह होनी तो चाहिए यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख दें क्या? एक तो इतने रंग बिरंगे कि कौन सा कलर चूज़ करें। एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो इनका बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, सब नोट से मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इनका, क्योंकि एक सेक्रेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसी से ही जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो ये एकदम कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। कॉलोनी में, यानी कि ऐसा नहीं एक दो कोरल, एकदम भयंकर लंबी चेन ऑफ कोरल देखने को मिलते हैं। ऐसे सबसे बड़ी और सबसे प्रोफाउंड हमें कोरल चेन देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, एकदम कॉलोनी में। जब इनकी डेथ हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इन पे एग्जिस्ट करता है, वो एकदम लंबी लंबी कॉलोनी के फॉर्म में दिखता है। क्लियर है चीज़ यहाँ तक? अब होता क्या है, ये हमारा एक और रिलीफ फीचर है माइनर वाला, इसको बोलते हैं अटोल। आखिरी हमारा ये स्लाइड है आज का, अटोल। समझ लो इसको। अटोल क्या होता है? तो जैसे कि सी माउंट आया, ठीक है, जैसे सी माउंट आया होगा यहाँ पे, सी माउंट अभी पढ़ाया था मैंने आपको क्या होता है। तो इसके चारों तरफ क्या है, सी माउंट के चारों तरफ क्या हुआ कि कोरल्स को थोड़ा ना क्या कुछ चाहिए, चपकने के लिए कुछ चाहिए, तो ये चपक गए। अब हुआ क्या, वेव की वजह से वो माउंटेन तो निकल लिया यहाँ से, या तो वो ग्योट बन गया या तो वो ढह गया, जो भी हुआ उसका वो चला गया। तो वो तो चला गया, ये लोग अपना आराम से सो रहे हैं। जैसे नहीं कि बोला जाता है कि गधा वगैरह जो होता है तो उसको ऐसी हमारे खूंटा बोलते हैं जहाँ बांधा जाता है, जैसे खूंटे में ऐसे ही बस ऐसे एक्टिंग कर दो कि उसको मैंने बांध दी, तो वहीं पे खड़ा रहता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, वहाँ से हिलेगा नहीं, जबकि वो बंधा नहीं है। तो लेकिन उसको ऐसे एक्टिंग कर दो कि ये हाँ ऐसे बांध दिया उसको, तो वो जाता नहीं वहाँ से, ऐसा बोला जाता है। मैंने देखा तो नहीं लेकिन हाँ बोला जाता है ऐसा। तो ऐसा टाइप है, ये चिपक गए यहाँ से। अब वो तो निकल लिया, कौन माउंटेन था, ये यहीं पे चिपके हैं अभी, तो ये रिंग शेप में बन जाएंगे, अटोल इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? और अच्छा, एक कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? व्हाट इज़ कोरल ब्लीचिंग?
तो कोरल हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये जो सुनामी वगैरह आती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब इनका कलर उड़ जाए, ब्लीचिंग हो जाए। इनका कलर कब उड़ता है? तो जब ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक तो उसकी वजह से ब्लीचिंग होगी, और दूसरा जब हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, CO2 आपको पता है जो हम गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कितना CO2 का एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसी की तो हो रही है CO2 के ज़्यादा निकलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है? जो हमारा ओशन का वाटर है, ओशन का पानी है, पूछा है क्वेश्चन इस पर, ओशन एसिडिफिकेशन इसको बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा है इस पर। तो क्या होता है? समुद्र का पानी इसको घोल लेता है, CO2 को। नॉर्मली भी घोलता ही है, लेकिन ज़्यादा जब आ जाएगा तो और ज़्यादा घुलेगा। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा फ्लरिश हो रही हैं, तो उसके वजह से CO2 एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो एक तो नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है पानी का, तो उसका जो घोलने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो CO2 इसमें डिजॉल्व होगी और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड जब बनेगा तो इसी चीज़ को ही हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। और इसी ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से कोरल्स हमारे ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया लेक्चर। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग क्वेश्चन के लिए? और किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? और ये जो स्पैम करते हैं ना, तो उनको मैं तो टाइम आउट है तो ब्लॉक करूँगा। सर बीच में डार्क ब्लू क्यों है? कहाँ पे डार्क ब्लू? कहाँ पे? अरे डार्क ब्लू क्यों है पता नहीं है हमें, वो डार्क ब्लू क्यों है। दो चार लाइन भोजपुरी में पढ़ाई है। ये डाउट है तुम्हारा है? सर बरमूडा ट्रायंगल का, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में पड़ता है आपका। ठीक है, अटलांटिक ओशन में रहस्यमयी ट्रायंगल है ये एक। हाँ और क्या, मशरत थामा की तरह पेंजी जब पेंजिया था तभी से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है आज के हम बहुत पुराने हैं? ना जाने कब से पढ़ा रहे हैं GK। ठीक है, मिलियंस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। टीचर्स को देखते हैं ना, लिखवाते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस। मिलियन ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पेंजिया पेंथलासा जब टूट रहे थे ना, तब भी था मैं। हैरियस 1962 हो गया, 1962 कर लो यार। NCERT में 1961 लिखा हुआ है, तो वो मैंने कोट किया। कोरल ग्रीन ही सिर्फ क्यों नहीं है? डिग्नोफ्लैगलेट्स की वजह से, जो इनको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। सर टाइड के नोट्स नहीं थे, PDF मिसिंग था। अभी देख लीजिए कि शुभम रॉय वो अपडेट हो गया था, अभी अपडेट हो गया था, नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा अभी, है ना। यस कोमल, यस दीज आर द प्लैंकटन्स। ये 100 रुपये किसने भेजे? श्रेयस ने। प्रणाम गुरुदेव, सीजल का रिजल्ट आया 30 आउट ऑफ 50 इन GK, वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, स्टडीड GK इन द लास्ट मंथ, थैंक यू सर। अब निट्टो जिंदाबाद मेंस के लिए। बिल्कुल श्रेयस जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और निट्टो सैटरडे संडे को होता है, तो बाकी आप पुराना वाला रिवाइज करते रहो। पुराना वाला रिवीजन नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, नथिंग न्यू। बस सैटरडे संडे को निट्टो करना है, और कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए इधर उधर से, बस मतलब जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो मेटामॉर्फिक रॉक एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा तो चौक तो होती है हमारी सेडिमेंट्री। ठीक है, चौक होती है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान। लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब होती हैं। और ये भी सेडिमेंट्री होती है। स्लेट होगी। ठीक है, स्लेट किससे बनती है? शेल से बनती है। शेल जो कि खुद सेडिमेंट्री होती है उससे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉक, इनमें से कौन सी रॉक नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है, लाइमस्टोन नहीं, मार्बल नहीं, फिर क्वार्ट्ज नहीं है। तो ग्रेनाइट किस तरह की, जरा बताइए, लाइमस्टोन किस तरह की, मार्बल किस तरह की, क्योंकि क्वार्ट्ज मैंने बताया था इट इज़ नॉट अ रॉक। देख सकते हैं ये जब एसएससी जेई का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हैं ये एकदम लेटेस्ट। तो गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, दैट मीन्स इट इज़ अ इग्नियस रॉक, दैट इज आग्नेय चट्टान है। लाइमस्टोन कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। ताजमहल को याद कर लिया करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? इसी का ही मेनली इग्नियस रॉक का एक कॉम्पोजिशन होता है। ये एक तरह का मिनरल होता है, एक तरह का मिनरल होता है। क्वेश्चन का अटैम्प्ट करिए जल्दी से, इनमें से कौन सा ट्रू है? ये भी आपका जेई में देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम रिसेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ क्वेश्चन सर, टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, नोट्स में ओशंस दैट इज़ पैसिफिक, अटलांटिक और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के ऑर्डर में, एरिया के ऑर्डर में आपको ये देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पिछली बार भी रियलाइज़ हुआ था कि ये चीज़ हम करते ही हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो क्यों ना इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही रखें जब मुझे पढ़ाना ही है कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको वहाँ पे डिटेल में। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया उस चीज़ को, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे तो नोट्स में आपको मिल जाएगा वो चीज़, लेकिन ठीक है, समझ गए। इग्नियस रॉक आर यूज्ड एज फ्यूल बाय इग्नाइटिंग देम। यूजुअली हम सेडिमेंट्री रॉक को यूज़ करते हैं ना। सेडिमेंट्री रॉक कैन नेवर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रॉक साइकिल में पढ़ा है हम लोगों ने। इग्नियस रॉक कैन चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इग्नियस सेडिमेंट्री में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। इग्नियस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री इग्नियस में, इग्नियस मेटामॉर्फिक में, इग्नियस खुद इग्नियस में, सेडिमेंट्री खुद सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक तो खैर वो खुद में क्या ही बदलेगी, तो लेकिन ये खुद में भी तब्दील हो सकती हैं। जैसे इग्नियस रॉक है ये, ठीक है, इग्नियस रॉक है, ये यहाँ पर ढह गई, मेल्ट हो गई, फिर से इग्नियस बन गई। सेडिमेंट्री रॉक है ये, मान लेते हैं, ये टूटी फूटी, फिर से जुड़ गई, फिर से सेडिमेंट्री बन गई, ठीक है। तो खुद से भी खुद बन सकती है। मैग्मा कैन फॉर्म सेडिमेंट्री, नो। कूलिंग से, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से, मैग्मा या फिर लावा के सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस बनती है। अगला है सवाल, एंड दैट इज दिस। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ये भी जेई में क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से बताइए। ट्रू फॉल्स, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? डायनासोर भी एसएससी निकाले थे परमार सर से पढ़ के, बिल्कुल। डायनासोर लोग भी एसएससी का पहले एग्ज़ाम हुआ करता था एसएससी का, उसमें तुम लोगों को पता नहीं है। डायनासोर लोग, फिर एक बार क्या हुआ, डायनासोर लोगों ने एसएससी की मौज ले ली एक बार, तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो फिर एसएससी ने उनको डीकमीशन कर दिया सबको। ऑन सॉलिडिफिकेशन मॉल्टन मैग्मा फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक, नो, इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान बनाता है ये। इग्नियस रॉक कैन बी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, यस, पढ़ चुके हैं। अंदर ही अंदर बन रही तो इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक, और अगर बाहर निकल के बन रही है सरफेस पे तो एक्सट्रूसिव, और फिर क्रस्ट में बन रही है अंदर तो इंट्रूसिव। अंडर दी यानी कि क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, यस, पीवीटी चेंजेस करेंगे आप तो मिल जाएगी। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इग्नियस रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, यस। तो फॉल्स, ट्रू 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 कहाँ है, नहीं है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स एंड फ्लूइड्स विद इन अ वेल बोर इज नोन एज। तो वेल बोर क्या होता है? तो वेल बोर वो होता है जहाँ से जब पेट्रोल और ये गैस और ऑयल निकाला जाता है ना, तो बोरिंग करी जाती है, ऐसा पाइप से डाला जाता है, तो उसको बोरिंग, वेल बोर बोलते हैं। तो इसको वेल लॉगिंग होता है, ठीक है, वेल लॉगिंग, ऑप्शन नंबर ए। द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन, ये नहीं करेंगे, ये जब वाटर पढ़ेंगे तब करेंगे। वैसे आंसर इसका एक्वीफर होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे इसको। ये एक सवाल बताइए, कल शायद करवा चुके हैं हम आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल्स that constitute more than 50% of earth crust and is widely used in the glass and ceramic industries. 50% of, अच्छा एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक का नाम बताओ जिसको सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, बताओ जल्दी से। आंसर इसका फेल्ड्स्पार होगा, जिनको एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की क्रस्ट में OCl याद आ रहा है, ये होते हैं 46.6%, 28%, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो ये एल्यूमिनियम और सिलिका बहुत होता है फेल्ड्स्पार में, और क्वार्ट्ज में भी होता है, ध्यान रखना, जो क्वार्ट्ज मिनरल होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है वो होता है लाइमस्टोन, ध्यान रखिएगा इसको। लाइमस्टोन को ही हम, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, इट इज़ यूज्ड
टू ट्रीट एसिडिक सॉइल, यानी पीएच अगर सॉइल का बहुत कम हो जाए तो लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉल्टी हो जाती है सॉइल, तो हम किसका यूज़ करते हैं? जिप्सम का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब इसको मैच करिए जल्दी से। सेडिमेंट्स सी, मेटामॉर्फिक, ट्रांसफॉर्मेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वही है। इग्नियस, मैग्मा और डिराइव्ड फ्रॉम मैग्मा, बी, सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जरा बताइए लीनिएशन फोलिएशन टर्म किस रॉक से एसोसिएट है? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी डील्स विद दी, और जियोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जल्दी से बताइए फादर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एज ऑफ रॉक्स तो नहीं होगा, ठीक है। कंपोनेंट के सॉइल का लेना देना नहीं है, सॉइल तो पीडोलॉजी बोलते हैं उसको सॉइल वाले को। आंसर ये होगा फॉर्म, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स। फादर हम बोलते हैं जेम्स हटन को, जेम्स हटन को बोलते हैं। अगला सवाल है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलोइश ग्रीन टू ग्रीन कलर्ड जेम स्टोन ऑफन फाउंड इन मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक सच एज बसाल्ट, गब्रूट, ड्यूनाइट, डायाबेस। इसमें कौन सा है? ये होता है हमारा ओलिवाइन, ऑप्शन नंबर नोट, ऑप्शन नंबर बी। नोट्स कब आएंगे मैं आपको बता चुका हूँ, आपके 9-10 तारीख तक आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, 9 तक, ठीक है। जेम्स हटन, द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज, तो ये भी अभी पढ़ा नहीं है, मंडे को पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, वेदरिंग बोलते हैं इसको। विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? देखो पूछा कि नहीं, सीजल 2022 में पूछ चुका है, जो हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, मार्बल तो मेटामॉर्फिक होती है, ग्रेनाइट तो इग्नियस होती है, ये तो सेडिमेंट्री होती है, बॉक्साइट, तो आंसर होगा लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यहाँ पे आपको अगर नहीं भी पता था कि बायोलॉजिकली है कि मैकेनिकली है, कैसी है, तो भी आप आंसर कर सकते थे। तो इसी ऐसे मैंने बोला, पहले तो आप ये याद रखिए कि कौन सी इग्नियस है, कौन सी मेटामॉर्फिक और कौन सी सेडिमेंट्री। बात को याद रखना है आपको कि मैकेनिकली कौन है, ऑर्गेनिकली कौन है और केमिकली कौन है। रामायण में आप किसकी टीम में थे? देव पराशर पूछ रहे हैं, रामायण में आप किसकी टीम में थे? रामायण की बात कर रहे हैं, फिर महाभारत की बात कर रहे हैं? महाभारत में कृष्ण जी की साइड थे, वो जो चैरियट नहीं था, सारथी थे कृष्ण जी, अर्जुन को जब बता रहे थे तो हम ही तो खड़े थे बगल में, नहीं देखा था क्या तुमने? बगल में खड़े होकर हम ही सुन रहे थे, तभी तो हमने गीता वीता का सब पता चला हमें कि क्या क्या कृष्ण जी ने बोला था, तभी तो। विच इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका लिथीफैक्शन, लीनिएशन, फोलिएशन और जो बैंडिंग है, तो लीनिएशन फोलिएशन का मतलब होता है लाइन सी, और बैंडिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स। तो ये होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। और सेडिमेंट्री में लिथीफैक्शन या फिर कंपैक्शन। चलो, अर्जुन जो थे वो आप ही थे क्या? नहीं, अर्जुन तो नहीं थे, बगल में हम खड़े हुए सब सुन रहे थे। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड एज, तो ये भी नहीं पढ़े, लैंड फॉर्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको सी क्लिफ बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर? तो आग्नेय चट्टान कितनी तरह की होती हैं? तो हमने 2 तरह की पढ़ी हैं, एक तो जो अंदर बनती है इंट्रूसिव, जो बाहर है वो एक्सट्रूसिव। Which type of rock were once igneous or sedimentary but have metamorphosed as a result of intense heat or pressure within the earth crust? यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तुम लोगों को पता नहीं बिग बैंग हुआ था, सर का ध्यान टूट गया था इसलिए। जैसे नहीं शिव जी का ध्यान टूटा था तो तीसरा नेत्र खोल गया था, तो ये जब मेरा ध्यान टूटा था ना, तभी बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो कौन सी रॉक है? तो गब्रू ग्रेनाइट, बसाल प्यूमाइस, इग्नियस, क्वार्ट्जाइट होगी, ठीक है, क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन आपकी कैसी है? ये आपकी सेडिमेंट्री, बसाल, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल प्यूमाइस, इग्नियस। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फ्लोट्स इन वाटर? कौन सी फ्लोट करती है? कौन सी फ्लोट करती है? तो ग्रेनाइट तो फ्लोट करेगी नहीं यार, बहुत ही डेंस होती है, और स्लेट भी नहीं करेगी। आंसर इसका प्यूमाइस या ऑब्सीडियन में होना चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रेनाइट और बसाल्ट तो होगा नहीं, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल, प्यूमाइस, ये भी इग्नियस होती है, ये तो मेरे हिसाब से प्यूमाइस ही होगा इसका, ठीक है, प्यूमाइस ही होगा। इग्नियस रॉक होती है लेकिन हाँ ये फ्लोट करेगी आपकी, ठीक है, प्यूमाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स ऑन अर्थ द इरप्टेड मटेरियल इज टिपिकली अ लिक्विड रॉक नोन एज,
तो क्या होता है लिक्विड रॉक लावा। 19 what was the name of the mega ocean that surrounded the single continental mass before the continental drift as described by Alfred Wegener। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था, क्या होता है? तो पैंजिया होता है ऐसे और पैंथालासा होता है ना। तो पैंजिया क्या था, लैंड मास था, मेगा ओशन वॉज पैंथालासा, देन पैंजिया लॉरेशिया यानी ऊपर वाला और गोंडवाना लैंड नीचे वाले में टूटा था। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कितना होता है क्या ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे कम होता है 1 डिग्री, और उससे कम 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का। देन याद होना चाहिए आपको ऑर्डर में कि पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, देन उसके बाद राइज होता है, देन उसके बाद डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग, ये नहीं करना है, कॉन्टिनेंटलिटी बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करना ही है, ठीक है। ये जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा डेजर्ट वगैरह क्यों बनते हैं, ओशन करंट जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 2026 सीजीएल का जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, तो द अरेबियन सी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। तो अरब सागर किसका एक्सटेंशन है? अरेबियन सी है कहाँ पे? तो ये है आपका यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है, ये है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी का भी पैसिफिक ओशन तो यहाँ पे प्रशांत महासागर कोई लेना देना ही नहीं है। सदर्न ओशन का अगर बात करें तो ये तो इधर है, इसका भी लेना देना नहीं है। आंसर होगा इंडियन ओशन। आर्कटिक तो बहुत ऊपर है। 100 रुपये भेजे हैं ऋचिक ने। सर प्लीज़ रिप्लाई, पीपी रिप्लाई ही नहीं करते इसलिए सुपर चैट किया, सॉरी सर। नवरात्रि के 4 दिन क्लासेस होंगी, 9, 10, 11, 12 मतलब, अच्छा क्लासेस तो यार होंगी ऋचिक, दशहरे के दिन नहीं हुई क्लासेस, दशहरे और शायद उसके अगले वाले दिन नहीं होंगी क्लासेस, बाकी तो सारे दिन होंगी, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये हम ओशन वाले में वैसे तो पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ है अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन आपका एस शेप का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। चलो ऑर्डर भी मेरे को लगे हाथ बता ही देता हूँ, पैसा करके आप ऑर्डर याद रख सकते हैं। पी से पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक जो एस शेप का सबसे बिजी है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका। एक सेकंड, अच्छा, टू द ईस्ट लिखा हुआ तो पैसिफिक होगा इसका, सॉरी पैसिफिक होगा इसका, टू द ईस्ट लिखा हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है तो यहाँ पैसिफिक होगा, पैसिफिक, और इनके ईस्ट में है यहाँ पैसिफिक के, और ये अटलांटिक है, अटलांटिक के ईस्ट में होगा यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। और ये है आपका इंडियन और सदर्न है ये, और ये है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो पैसा करके आप याद कर सकते हैं, पैसा, ऑलराइट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन एक्सटेंड इनटू द मेडिटेरेनियन सी। तो मैं भूमध्य सागर तक कौन एक्सटेंड करता है? तो भूमध्य सागर तक आपको पता है ना, यूरोप है, अफ्रीका है, ये पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये मेडिटेरेनियन सी है दोनों के बीच में, तो इट इज़ एन एक्सटेंड्स इनटू दी, तो ये आपका अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर सी। द पीरियोडिक ग्रोथ एंड ड्रॉप ऑफ सी वाटर लेवल इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? वेव नहीं, इसको बोलते हैं टाइड, क्योंकि बोला था टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। थाला फॉर अ रीज़न ये सही था, देख रहे हो लोग हर चीज़ में आजकल थाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये थाला फॉर अ रीज़न ऑप्शन नंबर सी टाइड। टाइड में ज़रा बताइए कि किस तरह की टाइड में हाई टाइड बहुत हाई होती है, लो टाइड बहुत लो होती है। और टाइड आपको पता है किसकी वजह से बनती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, बट मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाई टाइड ज़्यादा हाई होती है, लो टाइड ज़्यादा लो होती है स्प्रिंग टाइड के केस में, जिसमें कि तीनों सिजगी में होते हैं, एक लाइन पे होते हैं। और दूसरा होता है नीप टाइड, जिसमें कि तीनों 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तीनों सन, मून और अर्थ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, टाइड्स। और टाइड का जब पानी चढ़ता है तो उसको फ्लड बोलते हैं, जब गिरता है तो उसको एब बोलते हैं। अगला सवाल है, वेयर डज द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट विद द हायर सैलिनिटी। तो जो ज़्यादा
सैलाइन पानी होगा, सैलिनिटी ज़्यादा है, सैलिनिटी अगर पानी की ज़्यादा है दैट मीन उसमें नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है तो ज़्यादा वो सेटल डाउन करेगा, डेंसर ज़्यादा होगा तो नीचे रेस्ट करेगा, डेंसर ऊपर रहेगा लोअर सैलिनिटी का, तो नहीं अबव, ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओशन का ऑर्डर इन साइज, तो ऑर्डर का क्या साइज होगा, पैसा, PAISA, लेकिन एटलांट, ठीक है। एंटार्क्टिक ओशन नहीं होगा, एंटार्क्टिक कोई सदर्न बोल रहे थे हम लोग, पैसा में जो सदर्न ओशन था वही एंटार्क्टिक ओशन था, ठीक है। तो पैसा में आपका होगा पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन और देन आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक पैसा, ये वही आप एस मान लो, सदर्न ओशन मान लो, ठीक है, तो वही पैसा होगा। इसके बाद क्या आएगा, आर्कटिक ओशन आएगा, सबसे छोटा होता है आर्कटिक ओशन। आइडेंटिफाई दी ऑड ऑप्शन, ऑड ऑप्शन पूछ रहा है, ऑड कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें से 3 आपके हैं मेजर रिलीफ फीचर, ठीक है। एनरोल कहाँ पे करना है नोट्स रिकॉर्डेड वीडियो के लिए, परमार एकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में जीके तो 3.0 दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे 4 फीचर्स होते हैं मेजर रिलीफ फीचर, कौन कौन से, शेल्फ, स्लोप, राइज और डीप सी प्लेन्स या फिर अबिसल प्लेन्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, ओशन स्लोप करके कुछ नहीं होता है, और ये ओशन डीप या फिर डीप सी प्लेन्स हैं, ठीक है। और चौथा कौन सा बच गया, शेल्फ, स्लोप, राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। वेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मरियाना ट्रेंच लोकेटेड, तो मरियाना ट्रेंच कहाँ है, चैलेंजर डीप के पास इन दी पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन ना सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है। क्या है मैंने पेड लिया है सर, बट आप यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं सर, क्या फ़ायदा पेड का। श्रुति सिंह, श्रुति जी ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, अनाउंसमेंट वीडियो, इसलिए मैं बोलता हूँ किसी को बैच लेना है तो पहले अनाउंसमेंट वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी शर्तें एकदम मैंने सारा क्लियर कुछ बताया है, सो दैट आप बाद में ना बोलें कि ऐसा था वैसा था वैसा था, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे पता था लोग बोलने लगते हैं कि सर यहाँ फ्री है तो हम पे क्यों करें, तो पे किसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ वीडियो प्राइवेट हो जाती है तुरंत, और उसके बाद ये रिकॉर्डेड चली जाती है वहाँ पे, वहीं पे क्विज़ होती है, वहीं पे संडे के दिन आपका वीकली टेस्ट होगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं कि भाई इतने रुपये 100 रुपये दे दो और तुम्हें बैच दे देंगे, और ये सारी चीज़ें, उस फ्रॉड के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, इट इज़ कनेक्टेड, ये करने की ज़रूरत नहीं यार, ठीक है, आगे देखेंगे, आंसर इसका बेरिंग स्टेट होगा, लेकिन ये सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, मतलब वर्ल्ड मैप जब देखेंगे, वर्ल्ड मैप। हाउ मच, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर मेक्स अप द ओशंस, तो अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा है कि मतलब कितना परसेंट पानी आपका पानी है सरफेस में, तो 97% ओशन में वाटर है, यानी कि वो खारा पानी। ये भी अभी पढ़ना नहीं यार, ठीक है, ये मैं वाटर वाले टॉपिक में आपको करवाऊंगा कि फ्रेश वाटर कितना है, फ्रेश वाटर 2.8% है सिर्फ, रफली 3%, और आपका जो समुद्री पानी वो 97% है, ठीक है। तो कितना फ्रेश वाटर है, 2.8%, वो रफली 2.7%, ये भी पढ़ेंगे आगे। एवरेज सैलिनिटी कितनी है इंडियन ओशन की, सैलिनिटी होती क्या ओशन की कि पार्ट्स पर थाउजेंड में कितना ग्राम नमक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 35 ग्राम है रफली, ठीक है। द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज, आप कर सकते हैं चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू दी पोलर रीजन्स, कोई करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, आंसर तो आपको पता ही है कौन सी कंट्री है, चाइना, चिली तो होगी नहीं, कोलंबिया भी नहीं होगी, आपकी कनाडा होगी, ठीक है, कनाडा है पोलर रीजन्स में, उर्फ खालिस्तान। द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, इन्फिल्ट्रेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना अभी के लिए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, बाकी के फिर 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है। हाँ निशी शुक्ला सर, आप बोर्ड पर पढ़ाया करिए, ऐसे भी आता है पर एरो पर ध्यान चला जाता है। अच्छा पता है, ऐसे में तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है वो इस चीज़ को समझ सकता है कि जब आपको किसी का फेस नहीं दिखता है ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से गौर से समझ पाते हैं आप। एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के साथ बात करिए, ठीक है, किसी के साथ बात करिए, या फिर आप 3 लोग हैं आप, ठीक है, 3 लोगों में से आप ये हैं, ये बंदा बोल रहा है और आप दोनों लोग सुन रहे हैं, और आप ये हैं, ठीक है। आप इसके अगर फेस पे देखेंगे, ठीक है, एक तो आप फेस पे देखिए, और दूसरा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर कहीं और देखने लगिए, उसके फेस की तरफ मत देखिए,
ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, तो आप उसकी चीज़ों को बहुत ही डीपली वो कर पाएंगे लंबे समय तक कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। ऐसे में क्या होता है, जबकि उसके उसके फेस पे फोकस होता है, भाई ये ऐसा दिख रहा है वैसे दिख रहा है, इसके लिप्स ऐसे मूव कर रहे हैं, इसके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, इसके बाल यहाँ पे आ रहे हैं, उस पर फोकस चला जाता है आपका। ये ऐसा दिख रहा है, इसने ये शर्ट पहनी हुई है, इसने तो रिंग पहनी हुई, इसने तो चेन पहनी हुई है, उस पर सारी चीज़ों में ध्यान चला जाता है। जब आपको सिर्फ किसी का ऑडियो, इसको बोलते हैं सिर्फ ऑडियो मेमोरी, ऑडियो विजुअल जब दोनों हो जाता है ना, तो कम हो जाता है आपका जो मेमोरी का रिटेंशन है। इट इज़ प्रूवन थिंग ये, ठीक है, साइकोलॉजी में, कि जब आप सिर्फ ऑडियो से आप अपनी मतलब चीज़ों को ग्रैब करते हैं तो वो मेमोरी लंबे समय तक रहती है आपके यहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेनिफिट है। विच वाटर बॉडी, तो ये एरिया कवर्स एंड मेक्स अप ओनली 4.3% ऑफ द ग्लोबल ओशन। भाई पैसिफिक तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एक हिंट लिखा हुआ है ओनली का मतलब ये कि बहुत ही कम, पूरे ओशन का बहुत ही कम छोटा सा हिस्सा ये ऑक्यूपाई करता है, यानी सबसे छोटे ओशन की बात हो रही होगी, दैट मीन्स आर्कटिक की बात हो रही होगी, ठीक है। बाकी तो यार आप कर सकते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ बता चुका हूँ, साइबेरिया का है, ठीक है। सबसे छोटा कहाँ पे है, साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, चिली अर्जेंटीना के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स एंड अ सेंट्रल डिप्रेशन। बीच में गड्ढा, किनारे किनारे कोरल, क्या बोलते हैं उनको, ग्योट ना, ये तो होते हैं फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, ठीक है। आंसर क्या होगा, टॉल। 40th द नॉर्थ ईस्ट कैनियन, कैनियन भी आपका एक माइनर रिलीफ फीचर होता है, ठीक है, माइनर ओशन रिलीफ फीचर। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका, सी माउंट मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट ये कहाँ पे लोकेटेड है, आर्कटिक, अरेबियन, अटलांटिक या फिर रेड सी। मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर, हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे एक छोटा सा सी, सरगैसो सी देखने को मिलता है। सरगैसो सी, यहाँ पे एक छोटा सा सी देखने को मिलता है जो सरगैसम ग्रास की वजह से बनता है। इसके नदर्न पार्ट में एक सरगैसो सी देखने को मिलता है जो कि एक तरह का ब्राउन ग्रास होती है, फिर ब्राउन एल्गे होता है, भूरा शैवाल होता है ये, ठीक है। तो ये इसको बॉर्डरलेस सी के नाम से भी जानते हैं, सरगैसो सी को। इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा वर्ल्ड मैप वाली क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये सबसे, एक और हिंट दे देता हूँ, ये आपका सबसे बिजिएस्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस अभी और हैं यार, काफ़ी हैं अभी तो, मुझे लगा 40 हैं। तो नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इंडिया है, साउथ अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, ऊपर वाला पार्ट। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जल्दी से बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेपरेटेड, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये करवा देता हूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाई द लार्ज सी नोन एज टेथीस सागर, ठीक है। बाकी अब खुद से करेंगे आप 4-5 क्वेश्चन, तो इतने तो कर ही सकते हैं। बाकी जिन लोगों को बैच की नीड है तो परमार परमार अकेडमी ऐप पे या फिर www.parmaracademy.in पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के अंदर ही आपको NTPC के जो चल रही है उसके PY की सीरीज़ के नोट्स, इसी के अंदर ही कंप्यूटर का जो क्लासेस हैं वो, इसी के अंदर ही आपको आगे जो PYQ सीरीज़ होगी सीजीएल 2025 के लिए, वो सब कुछ इसी में मिल जाएगा। और ये आज लास्ट डे है इस प्राइस में, कल से जैसे मैंने आपको बताया था जो पुराना प्राइस है वो हो जाएगा, जो पिछले बैच का था, पिछले बैच का प्राइस था 1200, ठीक है, वो इतना हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें से लार्ज चंक जो है, ठीक है, गवर्नमेंट को जाता है, कुछ चंक जो है एप्लीकेशन वालों को जाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, है ना, जिनको लोगों को लगता हो कि सर थोड़ा और कम करिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18% GST विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स आप इकोनॉमी से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन वालों को चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो सर्वर कॉस्ट वगैरह होता है, तो इसलिए कम तो पॉसिबल नहीं है। और बाकी मैंने आपको बताया था कि प्राइस पिछले बैच का 1200 था और अभी ये फिर से उसी प्राइस में हो जाएगा। तो आज लास्ट डे है, ठीक है, थैंक यू। और कंप्यूटर की क्लासेस आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो 49 रुपीज़ का बैच है इसी के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नोट्स भी आपको नहीं लेने की ज़रूरत है, ये भी इसी के अंदर हो जाएगा आपका, और आगे जो भी PY की सीरीज़ होगी उसके भी, ठीक है। थैंक यू सभी को। बाकी ये क्वेरी नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। बाकी अब देखते हैं हम कितना क्या सीजल जो Tier 1 का आंसर किया, बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं देख नहीं पाया, थोड़े बहुत बस मैंने देखे थे कि सर मेरे इतने नंबर आए उतने नंबर आए। बहती हवा सा था कहाँ गया उसे ढूंढो, विवेक पांडे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इतना रो कह रहे हो। सर चेहरा नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, ये साइकोलॉजी कर रहे हैं आप।
असली परमार गांव वाले। देख रहे हो यूज़र नेम, देखो इनका, असली परमार गांव वाले। सही है यूज़र नेम। मतलब क्या, मतलब हम गांव शिफ्ट हो रहे हैं तो तुम, आपको इतना फाइट कैसे याद रखता है? डिफरेंस बिटवीन मैग्मा लावा, जब अंदर रहता है वो गीला गीला तो मैग्मा होता है, जब बाहर निकल आता है तो लावा होता है। वो क्या गीला गीला होता है? वो एस्थिनोस्फीयर होता है वो, ठीक है। ऐप का इंटरफेस बहुत ख़राब है। ख़राब है मतलब कैसे ख़राब है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग XYZ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कल का लेक्चर अगर आप लिए होंगे, नहीं लिए हैं तभी आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो कल क्योंकि एक्सप्लेन किए थे इसको कि प्लेट दूर जा रही है, अंदर प्लेट किसके ऊपर स्लाइड कर रही है? एस्थिनोस्फीयर मैग्मा के ऊपर। मैग्मा अंदर से बाहर निकलेगा जब प्लेट दूर जाएंगी, और वहाँ पे सीरीज़ ऑफ माउंटेन बन जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिड अटलांटिक रिज, ये पूरे अर्थ सरफेस का सबसे बड़ा लैंड फॉर्म है। मिड अटलांटिक रिज लार्जेस्ट लैंड फॉर्म, सबसे बड़ा लैंड फॉर्म है ये, लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म, लार्जेस्ट। हाँ, आपके बैच में कोई मैम नहीं पढ़ाती हैं क्या सर? क्यों बेटा राजा, मैम से ही पढ़ना है क्या तुमको? आपको गजब सर। अच्छा, आपका जो नोट्स वाला बुक लॉन्च होगा उसका मटेरियल विल बी सेम और डिफरेंट द मैटर गिवन द पीट ऑफ द क्लास। ज़्यादातर चीज़ें सेम होंगी, इक्का दुक्का आपको एडवांस करने पड़ सकते हैं उसमें। जो मैं अभी लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, जैसे अभी सीजल की आंसर की आई है, तो उसके भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लूँगा, तो उसके हिसाब से जो कंटेंट अपडेट होगा तो वो आपको इक्का दुक्का चीज़ें ऐड करते रहना है, ठीक है, उसी में ही। लाइफ टाइम वाला बैच कितने का रहेगा? आज के लिए तो 1200 का है, लेकिन कल 1 साल का 1200 का हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम वाला 1400 या फिर 1500 तक, ऐसा 1400 टाइप आई थिंक। थैंक यू। मिलते हैं मंडे को मिलेंगे। संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा एप्लीकेशन में, जो लोग एनरोल हैं बैच के अंदर ही आप लोगों का टेस्ट होगा, तो रिवाइज़ कर लीजिएगा जितनी भी चीज़ें। कल मैंने सेशन लिया था एप्लीकेशन के अंदर, तो ज़्यादातर यही डाउट थे कि सर कैसे रिवाइज़ करें, कैसे लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें। तो उसके लिए मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई थी, एक तो कंसिस्टेंट रहना लास्ट तक, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। तो आप लाइव क्लास के थ्रू कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं कि भाई मैं लाइव क्लास लूँगा डेली बेसिस पे। तो इससे ये होता है कि हम रिकॉर्डेड के लिए जब नई चीज़ें छोड़ते हैं, तो अब रिकॉर्डेड के लिए आप जो छोड़ते हो चीज़ें, अब डिसिप्लिन नहीं होते हो, तो वो फिर वो इकट्ठा होती रहती हैं क्लासेस की, फिर बाद में कर लेंगे, ये वाली क्लास अगले हफ्ते कर लेंगे। लाइव करते हो तो क्या होता है कि वो एकदम डिसिप्लिन में चीज़ें मेंटेन रहती हैं, और आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब जैसे कि सैटरडे संडे का टाइम है, तो सैटरडे संडे निकल और परसों रिवाइज़ करिए, और संडे को टेस्ट दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन में बढ़िया है, सब रिवाइज़ हो जाएगा। कंप्यूटर क्लास कल नहीं हो पाई थी बिकॉज पेन टैब सर का ख़राब हो गया था, तो 3-4 दिन में वो नया पेन टैब आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया उन्होंने, तो उसके 3-4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है। बुक यार आ जाएगी, क्या है पीछे पड़े हुए 5-6 दिन में। बैच कैसे ले लाइफ टाइम? तो बैच कैसे क्या ले, एप्लीकेशन पे जाइए, और वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे, डाउनलोड करिए गूगल से, या फिर वेबसाइट पे जाइए parmaracademy.in, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे मिल जाएगा। और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो फिर यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हमें आईफोन का लिंक दे दीजिए। पहले वेबसाइट पे जाके आईडी बना लेना अपनी, लॉगिन आईडी साइन अप कर लेना, फिर उसी आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना, ठीक है। सर यूपीएससी कराते हो? नहीं अभी तो नहीं। कोर्स नहीं है एनटीपीसी का भाई, ये कोर्स नहीं है एनटीपीसी का, ये नोट्स का है जो हम लोग की पीवाई की सीरीज चलती है उसका। सारे सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ाएंगे? हाँ जी, सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाएंगे। कंप्यूटर आप कामन सर करवा रहे हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं उनके, राइट। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को, ठीक है। मस्त नहा धो के, धन्यवाद।